एपिसोड की शुरुआत में नरेटर बताता है कि कैसे बीजिंग में उस टाइम पर बहुत ज़्यादा ठंड थी, पर ये ठंड फिर भी वहाँ के लोगों को घर में बंद करके नहीं रख पाई और वहाँ के सभी लोग एंजॉय कर रहे होते हैं और आइस स्केटिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमारा मेल लीड शाओ अपनी साइकिल पर मज़े से किसी सुनसान रास्ते से गुजर रहा था और एक बिल्डिंग के पास पहुंचकर वो अपनी साइकिल को चुपकर उस बिल्डिंग में चुपके से चढ़कर पहुंच जाता है। बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले वो अपने आसपास चेक कर लेता है कि क्या उसे कोई देख तो नहीं रहा और फिर खिड़की से अंदर कूद जाता है। खिड़की से अंदर कूदने के बाद पता चलता है कि वो कोई मामूली बिल्डिंग नहीं है बल्कि एक लाइब्रेरी है। शाओ वहाँ पर उतरने के बाद किसी और के जूतों के निशान देखता है। वो उन निशानों को फॉलो करता है और एक जगह पहुँच जाता है जहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई बहुत टाइम से बैठकर पढ़ रहा हो। वो उस बुक को खोल कर देखता है तो उसमें एक एम का मार्क हो रखा होता है। वो उसके बारे में सोच ही रहा था कि तभी धीरे से छुपते छुपाते हमारी फीमेल लीड टोंग भी वहाँ पर वैसे ही चढ़कर आ जाती है जैसे कि शाओ आया था। टोंग जितनी देर में अंदर पहुँचती है उतनी देर में शाओ उस बुक को लेकर अपनी सीटिंग एरिया पर पहुँच जाता है। टोंग जैसी अपनी सीट पर पहुँचती है और देखती है कि उसकी बुक तो वहाँ पर नहीं है तो थोड़ा सा शॉक हो जाती है। सीन फिर शिफ्ट होता है लाइब्रेरी से और हम देखते हैं कि बीजिंग सिटी में जहाँ पर गो कैजुअली साइकिल चलाते चलाते कहीं पर जा रहा था तभी उसकी नज़र एक सुंदर लड़की होंग से मिलती है। गो को तो यहाँ पर वो पहली नज़र में ही पसंद आ जाती है और वो उसे वहीं खड़े खड़े घूरने लग जाते हैं। सीना वापस से लाइब्रेरी में आता है जहाँ पर शाओ आराम से बैठकर डम्पलिंग्स खा रहा था और टोंग पढ़ रही थी। टोंग की आवाज़ सुनकर एकदम से शाओ चौकन्ना हो जाता है। इतने में ही पास की चीज़ें उसका हाथ लगकर गिर जाती हैं जो आवाज़ टोंग भी सुन लेती है। सीन फिर शिफ्ट होता है मेन सिटी में जहाँ पर होंगलिंग एक बस में चढ़ जाती है और गो उस बस का अपनी साइकिल से पीछा करता है। गो को पीछा करता हुआ देखकर बाकी बस के लोग उसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि कैसे आजकल जवान लड़के लड़कियों का पीछा करते हैं। वहीं लाइब्रेरी में टोंग को जब पता चलता है कि वहाँ पर कोई है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। सेम टू सेम शाओ भी वहाँ से बचते बचते निकलने की कोशिश करता है, पर तभी कॉरिडोर में म्यूजियम के वर्कर्स की बात करने की आवाज़ आती है। वहाँ पर एक आदमी दूसरे को बता रहा होता है कि कैसे ये लाइब्रेरी 3 साल से बंद है, पर दोपहर में ऐसी आवाज़ें आती हैं कि कोई इसमें मौजूद है और चल रहा है। वो बोलता है कि हो सकता है कि वहाँ पर कोई भूत हो, पर वो दूसरा पर्सन बोलता है कि मैं इन सब में नहीं मानता। वो लोग अब लाइब्रेरी का गेट खोलकर चेक करने लग जाते हैं। फुटस्टेप को फॉलो करते करते वो लोग टोंग को पकड़ने वाले थे कि तभी उनका ध्यान शाओ भटकाने लग जाता है और उन्हें अपनी साइड बुलाता है, जिससे टोंग को टाइम मिल जाता है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है। वहीं बस का पीछा करते करते गो गिर जाता है और लिंग और बाकी सभी बस के पैसेंजर्स उसकी क्रेजीनेस पर हंसने लग जाते हैं। इधर लाइब्रेरी में शाओ को उन लोगों ने पकड़ लिया था। वो उन्हें बातों में उलझाकर और गुमराह कर रहा था ताकि उतनी देर में टोंग वहाँ से निकल जाए, और वो वहाँ से निकल भी जाती है। फिर शाओ उन वर्कर्स को अपनी बातों में उलझाकर समझाता है कि कैसे अगर ये बात बाहर निकल गई कि उनके वहाँ पर निगरानी करते समय कोई लाइब्रेरी के अंदर घुसकर बुक्स पढ़ रहा था तो इससे इशू हो जाएगा। वो उन लोगों को ऐसी धमकी देता है और बोलता है कि अगर उसे उन लोगों ने जाने दिया तो वो किसी को कुछ नहीं बताएगा, और अपनी जॉब का सोचकर वो लोग उसे फिर वहाँ से जाने देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं चेन होंग को, जो कि अपने भाई शाओ के स्केट्स लेने मार्केट में एक शॉप पर जाते हैं, जहाँ वो अंकल उसे बातों ही बातों में शाओ के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो बताते हैं कि वो बुक्स रीड करने के लिए गया है। और फिर वो अंकल बताते हैं कि कैसे उन्होंने उसके स्केट्स को अच्छे से स्मूथ कर दिया है ताकि वो अच्छे से स्केटिंग कर पाया इस पर। अंकल का इतना प्यार देखकर वो वहाँ से निकल जाता है। अब आइस स्केटिंग ग्राउंड पर ऑफिशियल्स भी होते हैं ताकि कोई किसी को परेशान ना करे, और एक लोगों का ग्रुप भी था जो कि वहाँ पर खड़े होकर सभी लोगों को एंजॉय करता हुआ देख रहे थे। वो लोग बात ही कर रहे थे। तभी कुछ लड़के एक लड़की के पीछे उसे सिस्टर इन लॉ बोलते हुए चिल्लाते हुए घूमने लग जाते हैं। तभी उन 3 आदमियों में से हेजी, जो कि उस लड़की का पति था, वो वहाँ पर आता है और उसे साइड में बात करने के लिए लेकर जाता है। इस लड़की का नाम जाओ है। उसका हस्बैंड हेजी उससे बोलता है कि कैसे उसके इंडिसेंट कपड़े बाकी आदमियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, जो सुनकर जाओ यहाँ पर अपना स्टैंड लेते हुए बोलती है कि कुछ भी इंडिसेंट नहीं है, ये तो सब लोगों की नज़र का कमाल है। उसे जो भी पहनना है वो उसे पहनने के लिए एकदम फ्री है। इसी बीच होंगजुन अपने बाकी दोस्तों के साथ स्केटिंग ग्राउंड के बाहर शाओ और गुओ का वेट करता है। तभी वहाँ पर गुओ आ जाता है। गो की शक्ल पर लगी हुई चोट देखकर सभी पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो नॉर्मल एक्सीडेंट का नाम देकर चीज़ को टाल देता है। फिर होंगजुन उसे उसके और शाओ की स्केच देता है जो कि उसने अंकल की दुकान से उठाए थे और पैसे नहीं लेने वाला होता।
फिर भी गुओ उसे पैसे देता है क्योंकि होंगजुन की फैमिली इतनी वेल ऑफ नहीं होती और फाइनेंशियली सफ़र कर रही थी। पैसे देता हुआ देखकर होंगजुन गुओ को थैंक यू बोलता है क्योंकि वो और शाओ पिछले कुछ महीनों से उसकी फाइनेंशियली हेल्प कर रहे थे। अब इन लोगों की बातें जैसे ही ख़त्म होती हैं तो ये सभी लोग फिर अंदर चले जाते हैं ग्राउंड में। बाकी सभी लोग आराम से स्केटिंग कर रहे थे। हेजी के फ्रेंड्स यहाँ पर होंगजुन की आर्मी से होने के कारण उसे बुली करते हैं और उसकी हैट ले लेते हैं। अब हैट लेने के लिए होंगजुन अपने बाकी दोस्तों के पास जाता है। तभी वहाँ पर हेजी का धीरे धीरे पूरा ग्रुप आने लग जाता है और ये लोग कम पड़ जाते हैं। उतने में ही बाहर गुओ को शेंग मिलता है और उसे बताता है कि कैसे होंगजुन को बुली किया जा रहा है। शाओ सबसे पहले तो यहाँ पर प्यार से हैट मांगता है, पर ना देने पर उन लोगों की तू मैमे हो जाती है और वो लोग बात करते हैं कि कैसे ये उनकी टेरिटरी है। बात यहाँ पर इतनी बढ़ जाती है कि हाथापाई चालू होने वाली होती है। तभी वहाँ पर पुलिस आने लग जाती है। पुलिस को देखकर हेजी और उसके दोस्त निकल जाते हैं और शाओ ने चैलेंज करता है कि वो अपने भाई की कैप उनकी टेरिटरी से उड़ा ले जाएगा। रात को अब शाओ और उसके बाकी दोस्त बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग हैट को रिट्रीव करेंगे, जिसमें से कुछ लोग बोलते हैं कि हेजी एक बहुत ही बड़ा गुंडा जैसा है और उससे भिड़ना उन्हें बहुत ही भारी पड़ सकता है। पर शेंग यहाँ पर उन सबको मोटिवेट करता है कि वो जो भी हो, उन्होंने उनके दोस्त को बुली कैसे किया और सभी को उनके अगेंस्ट लड़ने के लिए मोटिवेट करता है। सभी लोग अपने घर चले जाते हैं, लेकिन गुओ और शेंग प्रैक्टिस के लिए चले जाते हैं। प्रैक्टिस करते करते शेंग पूछता है कि उसके फेस पर क्या हुआ है, जिस पर गुओ बताता है कि कैसे आज उसने एक सुंदर लड़की को देखा और उसी चक्कर में उसे लग गई। शेंग फिर यहाँ पर बोलता है कि उसके डैड के कुछ इश्यूज़ के कारण वो जल्दी आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाएगा, पर गुओ को कर लेना चाहिए, उसका वेट नहीं करते रहना चाहिए। जो सुनकर वो बोलता है कि जो भी हो वो दोनों साथ में ही आर्मी में जाएंगे और सोल्जर्स बनेंगे। उन्होंने बचपन में प्रॉमिस किया था और फिर ग्राउंड से निकल जाते हैं। वो दोनों पहले शेंग के घर पर जाते हैं ताकि वो गुओ को दवाई लगा सके। तभी उसकी दीदी बताती है कि कैसे गुओ की मॉम उनका वेट कर रही थी और वो उसे ढूंढ रही थी। अब शेंग के रूम में वो गुओ के लिए उस लड़की की पेंटिंग बनाने लग जाता है और बोलता है कि इस बर्थडे पर वो उसको यही गिफ्ट देगा और उसको उस लड़की को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। शेंग का बनाया हुआ पोर्ट्रेट भी उस लड़की की तरह ही था और दोनों फिर डिसाइड करते हैं कि ये पोर्ट्रेट वो आइस स्केटिंग ग्रुप में लगा देंगे। जो भी जानता होगा वो हेल्प कर देगा और इससे एक ही तीर से दो निशाने हो जाएंगे। पहला ये कि उसे एक ब्यूटीफुल फेरी मिल जाएगी और हेजी गैंग से भी छुटकारा मिल जाएगा। वो फिर घर जाता है जहाँ पर उसकी मॉम उससे बात करने के लिए बोलती है और समझाती है कि अगर अब फिर से शेंग के डैड का इशू सॉर्ट नहीं हुआ है तो उसे अनलिस्ट होना पड़ेगा आर्मी में, क्योंकि शेंग के चक्कर में गो 2 बार पहले ही एप्लीकेशन छोड़ चुका है। उसके बाद उसके बर्थडे पर अपने दोस्त के साथ पार्टी करने के लिए भी पैसे देती है। अगले दिन अब ये लोग उस पोर्ट्रेट को स्केटिंग ग्रुप के बाहर लगा देते हैं और लिखते हैं कि जो भी इस लड़की की इन्फॉर्मेशन देगा उसे गो एक अवार्ड देगा। बाकी उसके दोस्त अंदर हेजी और उसकी गैंग को ढूंढने के लिए जाते हैं, पर आज उनमें से कोई आया ही नहीं था। सेन फिर गुओ के घर पर आता है जहाँ उसकी बहन जो कि आर्मी में है वो आई होती है। उसके आने से उसकी मॉम को थोड़ा सा वियर्ड लगता है क्योंकि उसके और उसके हस्बैंड चेन टाओ के कुछ रिलेशनशिप में इशू चालू होता है। उसकी मॉम पूछती है पर वो उस कन्वर्सेशन को इग्नोर करके अपनी दोस्त का कॉल अटेंड करती है जो कि और कोई नहीं बल्कि टाओ होती है। वो दोनों बचपन से दोस्त थे और दोनों स्केटिंग के लिए जाने का प्लान करते हैं। गुओ की बहन फांगजी भी अब फिर वहाँ से अपने कमरे में चली जाती है। शाम के वक्त अब गुओ के सारे दोस्त और फांगजी रेस्टोरेंट में ड्रिंक करते हैं जहाँ पर सारे लोग फ्रेंडली तरीके से फांगजी को परेशान करते हैं। जहाँ पर फांगजी शेंग को बोलती है कि उसे गुओ का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि वो उसके लिए बहुत ज़्यादा सिंसेयर है और उसने बचपन से शेंग के पीछे पीछे घूमने के अलावा और कुछ नहीं किया है। शेंग फिर टोस्ट करते हुए बोलता है कि वो हमेशा उसका ध्यान रखेगा। सभी लोग अब ऐसे ही इंजॉय करते हैं और ड्रिंक करते हैं। अगले दिन अब सभी लोग इंक्लूडिंग फांगजी स्केटिंग ग्राउंड में जाते हैं स्केटिंग करने के लिए, जहाँ पर वो अपनी दोस्त टोंग को भी सभी से इंट्रोड्यूस करवाती है। शेंग को तो वो पहली नज़र में यहाँ पर कुछ पसंद आने लगी थी, जहाँ पर वो उसे हैंडशेक करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। दोनों लड़कियाँ अंदर चली जाती हैं और गो को शेंग के बदलते हुए एक्सप्रेशन देखकर उसका इंटरेस्ट समझ में आ गया था। सभी लोग अच्छे से स्केट कर ही रहे थे कि तभी गो को उसकी मिस्टीरियस गर्ल स्केटिंग करते हुए ग्राउंड पर दिखाई देती है। तभी उन दोनों को समझ में आता है कि वो लड़की भी हेजी की गैंग की है। ये दोनों तो अब यहाँ पर उस लड़की को स्केटिंग करता हुआ देखते रह जाते हैं और शेंग को लगता है कि ये वही लड़की है जो कि उसे लाइब्रेरी में मिली थी। दोनों उस लड़की को देखने में इतना खो जाते हैं कि उसका दोस्त उन्हें आवाज़ देता है और बताता है कि उस लड़की का इस ग्रुप से कुछ लेना देना है
और कहता है कि इस लड़की के चक्कर में इन्होंने बहुत ज़्यादा लोगों को मारा भी है। दूसरी ओर से हेजी और उसके साथी इनके ग्रुप के पास आते हैं और हैट वाला मैटर साइड में रखने को बोलकर पूछने लग जाते हैं कि इस लड़की की फ़ोटो किसने लगाई थी और ये गो कौन है। बहुत देर तक उनके पूछने पर कोई भी जवाब नहीं देता। इतने में शेंग बोलता है कि मैं हूँ गो, बताओ क्या हुआ है। तभी वो लड़की वहाँ पर आती है और दोनों गो और शेंग को एक लुक देकर चली जाती है। हेजी अब उन दोनों को धमकाता है और बोलता है कि वो उससे दूर रहे क्योंकि उसका भाई डियान इस लड़की को पसंद करता है। जैसे ही हेजी ये बोलता है तभी शेंग वहाँ से निकलकर उस लड़की के अराउंड और उसके साथ स्केटिंग करने लग जाता है। सभी लोग उन दोनों को साथ में देखकर शॉक हो जाते हैं। वो लड़की अब रुककर अपनी गैंग के पास चली जाती है और उसके पीछे पीछे शेंग भी उसे सपोर्ट करने के लिए फिर उसके दोस्त भी पीछे पीछे जाते हैं। शेंग अब यहाँ पर टियान से हेड्स अप भिड़ने की बात कहता है और उन दोनों की ग्रुप में तू मैं हो जाती है। इतने में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वहाँ से उन्हें ग्रुप्स हटाने को बोलती है। ये सुनकर वहाँ से सभी लोगों को खाली करना पड़ जाता है। पर जाते जाते टियान शेंग को जगह और टाइम बता जाता है फाइट करने के लिए और बोलता है कि जितना चाहिए वो उतने लोग लड़ाई के लिए लेकर आ सकता है। शेंग के बाकी दोस्त पूछते हैं कि उसने क्या बोला, जिस पर वो बताता है कि फाइट के लिए वो टाइम और जगह बताकर गया है। अब स्केटिंग ग्राउंड से साइकिल निकालने के बाद सभी को लगता है कि वो पर्सन गो है, पर टियान यहाँ पर क्लैरिफाई करता है और कहता है कि वो गो नहीं है बल्कि कोई और है। फिर वो होंगलिंग से पूछता है कि क्या उसे उस पर्सन को जानने में क्यूरियोसिटी है, तो इस पर वो हाँ बोलती है। अब शाम हो जाती है और एक आदमी बॉस को जाकर बताता है कि आज उसने टियान को कुछ लड़कों से ग्राउंड में भिड़ते हुए देखा था, इस वजह से उसको उसे वहाँ से निकालना पड़ा। इधर शेंग घर पे आकर ये सोचने लग जाते हैं कि क्या वो लड़की वही है जो कि उसे लाइब्रेरी में मिली थी। यही सोचते सोचते वो सुबह उठता है और फिर उस लड़की के बारे में सोचने लग जाता है। वो भी अपने घर में अपने कमरे में बैठे बैठे उस लड़की शेंग और उसके बारे में सोचता है। फिर वो अपनी बहन को भी सी ऑफ करने के लिए जाता है, जिसके बाद इन लोगों का फ्रेंड ग्रुप बैठकर यही सब बातें कर रहे थे कि आगे क्या करना है। वो बोलता है कि वो माफ़ी मांग लेगा और कहेगा कि वो पर्सन मैं ही हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि इस वजह से किसी और को इशू हो। एंडिंग में सभी लोग बोलते हैं कि वो लोग वही करेंगे जो कि शेंग कहेगा। तभी दरवाजे पर कोई आता है। वो जैसे डोर खोलता है तो वहाँ पर होंगलिंग आई हुई थी। वो उससे पूछती है शेंग कहाँ पर है। उसके बाद शेंग से अकेले में बात करने के लिए उसे रूम में लेकर जाती है। रूम में जाने के बाद वो उसे लड़ाई करने जाने से मना करती है और बताती है कि वहाँ पर टियान भी नहीं आएगा, ये चीज़ यही सॉल्व हो जाएगी। तभी शेंग ईगो में आकर बोलता है कि एक लड़की उन लोगों को प्रोटेक्ट करने आई है। वो लोग बात करते हैं। तभी लिंग बोलती है कि उसे जेन्युइनली कौन पसंद करता है। तब शेंग बताता है कि तुम्हें मेरा दोस्त गो पसंद करता है और मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो वहाँ से जाने ही लगती है कि तभी शेंग उसे एक लेटर देता है जिसमें वो मेंशन करता है कि कल वो लोग किस टाइम पर मिलेंगे। लिंग के वहाँ से जाने पर सभी लोग शेंग से पूछने लग जाते हैं कि क्या हुआ, जिस पर वो बोलता है कि वो उन लोगों को आने से मना कर रही थी। शेंग अब बोलता है कि अगर सिर्फ उसकी बात होती तो वो एक बार भी नहीं सोचता माफ़ी मांगने से, लेकिन बात यहाँ पर उसके भाइयों की है, उनकी रिस्पेक्ट की है, इसलिए वो कुछ भी कर सकता है। सब लोग ये सुनकर और भी ज़्यादा मोटिवेट हो जाते हैं फाइट करने के लिए और शेंगी बोलकर चला जाता है कि वो सिग्नल और टाइम बता देगा। दूसरी तरफ शेंग का नोट रिसीव करके टियान रेडी हो जाता है और लिंग को घर पर छोड़ते हुए पूछता है कि क्या उसे शेंग इतना पसंद है, क्योंकि उसने कभी टियान को किसी भी फाइट से नहीं रोका, जो भी उसने उसके लिए अभी तक फाइट किया उसमें, लेकिन अब वो शेंग को रोक रही थी। पर वो इस बात का कोई जवाब नहीं देती और सीधा कह देती है कि मुझे तुम्हारे अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, और कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले से ही क्लियर करके रखा हुआ है, मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ इसीलिए रहती हूँ ताकि वो किसी प्रॉब्लम में ना फंसे। सीन अब शेंग पर आता है जो कि जा रहा था कि तभी उसे ली शेंग का आदमी रोक लेता है और उसके पास मिलने चलने के लिए बोलता है। पहले तो शेंग मना कर देता है, पर फिर उसे वहाँ पर मिलने जाना पड़ जाता है। शेंग जब लियू से मिलता है तो वो उसे फ्रेंडशिप का हाथ मिलाता है और बोलता है कि टियान और लियू बहुत पुराने राइवल्स हैं और ली यहाँ पर शेंग की हेल्प करेगा उसे उसको टेक डाउन करने में। शेंग को जब पता चलता है कि उसे फाइट का एड्रेस भी पता है तो उसे यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी वियर्ड लगने लग जाती है और वो वहाँ से ली का प्रपोजल ठुकरा कर चला जाता है। ली उसके जाने से पहले उसे बोल देता है कि अगर यहाँ से वो उसका प्रपोजल ठुकरा कर चला जाता है तो आज से उसका एक और दुश्मन होगा। पर शेंग उसकी बात नहीं सुनता और स्माइल करके चला जाता है। शेंग को ऐसे निकलता हुआ देखकर ली का आदमी उसे मारने जाने का सोचता है, जिसे रोककर ली बोलता है कि वो पुलिस स्टेशन में एक अनोनिमस मैसेज पहुंचा दे कि इस जगह पर एक ग्रुप फाइट होने वाली और टाइम भी बता दे।
जैसा ली बोलता है उसका आदमी वैसे ही एक लेटर पहुंचा देता है और सभी लोग फाइट के लिए लोगों को इकट्ठा करने लगते हैं। शेंग भी अपने एक जान पहचान के गुंडे जिसका नाम श्रिम्प है उससे मिलने के लिए जाता है, जहाँ वो उसे समझाता है कि उसने लड़ाई वगैरह सब बहुत ही पहले छोड़ दिया है और वो लाइफ में मूव ऑन हो गया है। वो शेंग को भी यहाँ पर समझाता है कि इन चीज़ों से कभी किसी का अच्छा नहीं हुआ है क्योंकि लाइफ इन सब से अलग है। वो बताता है कि कैसे उसने अपने भाइयों को जेल के हवाले होते हुए देखा है और इन लड़ाइयों में कितने इंजर्ड देखा है। वो उसे ये भी समझाता है कि अगर बातों से या फिर हार मानने से चीज़ें सॉर्ट आउट होती है तो वही बेटर होता है। शेंग को उनकी बातें छू जाती हैं। रात में अब सभी लोग शेंग का उसके घर में वेट कर रहे थे। सभी लोग उसके ट्यान से भिड़ने के आइडिया को लेकर बहुत ही स्केप्टिकल होते हैं। वो लोग गुओ को ब्लेम करने लगते हैं। तभी वहाँ पर शेंग आ जाता है और सभी को गलत जगह और गलत टाइम आने को बोल देता है ताकि वो अकेले ही चीज़ें हैंडल कर ले। अब रात हो जाती है और टियान की गैंग उन लोगों के आने का वेट कर रही थी। साथ ही साथ पुलिस भी चुपकर खड़ी होती है ताकि वो उन्हें रंगे हाथों पकड़ पाए। तीसरी जगह लिया और उसका आदमी भी होता है जो कि उधर सब कुछ देखने के लिए आए हुए थे। सभी लोग वेट करते करते थक जाते हैं। तभी वहाँ पर शेंग अकेला आता है और ग्रुप फाइट के लिए डिफीट एडमिट करता है। इसके बदले वो टियान को एक डुअल मैच के लिए चैलेंज करता है। टियान भी उसका कॉन्फिडेंस देखकर ऑलमोस्ट हाँ कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर बाकी उसके दोस्त अपने साथियों को लेकर आ जाते हैं। उन लोगों के आने के बारे में शेंग को नहीं पता था क्योंकि उसने उन लोगों को सब कुछ गलत बताया था। शेंग यहाँ पर टियान को विश्वास करने को बोलता है और उसके दोस्तों से पूछता है कि उन्हें यहाँ पर आने का कैसे पता चला। तब होंगजुन बोलता है कि उसे इसके बारे में ली ने बताया। वो टियान को यहाँ पर भरोसा दिलाने लगता है पर टियान के लोग मानने से मना कर देते हैं और वो दोनों ग्रुप भिड़ने ही वाले थे कि तभी शेंग उन्हें रोक देता है। वो फिर उन्हें एक डुअल मैच के लिए चैलेंज देता है जिसके लिए टियान मानने ही वाला था कि तभी वहाँ पर एक और साइकिल आती है जिसमें लियान दोंग होते हैं टियान के सीनियर। वो आते ही होंगजुन के बारे में पूछते हैं और उसे अपनी हैट दे देते हैं। उससे अपोलोजाइज करते हैं उनके जूनियर के बिहाफ पर क्योंकि उन लोगों को उसे बुली नहीं करना चाहिए था। उसके बाद वो उस लड़ाई को वहीं पर ख़त्म करने की बात करते हैं और दोनों ग्रुप्स को समझाते हैं। तभी शेंग उन्हें वही कैप वापस देता है और अपोलॉजी करने से मना करता है। वो बोलता है कि वो उनके लिए भी सीनियर है। फाइनली अब दोनों ग्रुप्स में पीस हो जाता है और वो लोग सोचते हैं कि आगे से कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। उतने में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है सभी को पकड़ने के लिए। वो वहाँ पर आकर पूछते हैं कि इतने सारे लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये लोग बोल देते हैं कि वो तो बस फ्लैग होस्ट देखने के लिए आए थे। उन लोगों की बात पर भरोसा ना होने के कारण पुलिस उन लोगों की चेकिंग करने लगती है पर उनको कुछ भी नहीं मिलता। आखिर में पुलिस टियान, लियान दोंग और शेंग को अपने साथ स्टेटमेंट देने के लिए ले जाती है और बाकियों को अपने घर जाने देती है। स्टेटमेंट देने के बाद टियान और शेंग को लियान अपने घर पर लेकर जाते हैं और वहाँ पर खाना खिलाते हैं। लियान यहाँ पर इन लोगों के लिए ड्रिंक्स का भी इंतज़ाम करते हैं। अब जैसे ही लियान कुछ और खाना लेने के लिए जाते हैं तो इस बीच टियान शेंग को थैंक्स कहता है क्योंकि उसने ही ऑलरेडी वेपन्स ना लाने के लिए हेड्स अप दे दिया था। शेन फिर लियान के पुराने फोटोज़ देखकर उनके आने के बाद उन्हें प्रेस करता है, जिस पर लियान कहते हैं कि अभी तो वो सब कुछ भूल चुके हैं और ड्रिंक करते वक्त सबसे पहले लियान शेंग के लिए टोस्ट करते हैं क्योंकि यूजुअली जहाँ से शेंग है वहाँ के लोग बहुत ही प्राइड ओरिएंटेड होते हैं और झुकने के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं रहते। पर शेन उन लोगों से बहुत ज़्यादा अलग है और समझदार भी। वो लोग फिर टोस्ट रेस करके ड्रिंक भी करते हैं। सीन फिर लिंक पर आता है जो शॉप से अपने घर के लिए कुछ लेकर चली जाती है। वो सोच में डूबी हुई थी। इधर सोच में डूबे हुए गुओ को भी उसकी मॉम इन्फॉर्म करती है कि कल उन लोगों को टोंग के घर जाना है तो वो अच्छे से रेडी हो जाए और हेयर कट सब करवा ले। इन सब में गुओ का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था और वो उसके दोस्त के दिए हुए होंगलिन के एड्रेस को लेकर बाहर निकल जाता है। वहीं ड्रिंक करते करते शेंग लियान से यहाँ पर रिक्वेस्ट करता है कि वो उसे मार्शल आर्ट सिखा दे क्योंकि बचपन से ही उसका आर्मी में जाने का बहुत मन है पर कुछ इश्यूज़ की वजह से उसका जाना नहीं जाना कन्फर्म नहीं है। पर फिर भी वो अपने देश के लिए मार्शल आर्ट सीखना चाहता है ताकि वक्त आने पर वो कुछ हेल्प कर सके। लियान उससे बोलता है कि वो उसे सिखाएगा लेकिन उसके लिए इसे बहुत ही डिसिप्लिन होना पड़ेगा वरना वो उसे पनिश करेगा। सीन फिर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि होंगलिंग वेजिटेबल ट्रक से वेजिटेबल्स उतारने का काम कर रही थी। उसे इतनी ठंड में बिना ग्लव्स के काम करता हुआ देखकर शॉप के एम्प्लॉयर उसे अपने हैंड ग्लव्स देता है और इससे हमें पता चलता है कि होंगलिंग की फैमिली सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है उसकी डैड की डेथ के बाद और कैसे वो साइड जॉब्स और पार्ट टाइम जॉब्स के थ्रू अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट कर रही है। वहीं गुओ जो कि होंगलिंग का घर ढूंढने निकला था वो उसका घर देखकर शॉक हो गया था। उसे लगता था कि होंगलिंग का इतना एटीट्यूड है तो वो तो बहुत ही रिच फैमिली से होगी
लेकिन उसके अजम्पशन उसका घर और उसकी हालत देखकर ही समझ में आ जाती हैं। होंगलिंग फिर कुछ कैबेज लेकर लियान के घर डिलीवर करने जाती है और कैबेज उठाने में हेल्प करने के लिए लियान बाकी दोनों को बुलाते हैं। होंगलिंग यहाँ पर शेंग को देखकर शॉक हो जाती है और फिर उसे मिस्टर लियान अंदर लेकर जाते हैं। शेंग और टियान बाहर कैबेज सेट कर रहे थे। तभी टियान बताता है कि जब से होंगलिंग के फादर की डेथ हुई है तब से वो बहुत ही सफ़र कर रही है। ऐसा कोई पार्ट टाइम नहीं होता जो कि वो ना करती हो। उसने उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। टियान को उसके लिए काफ़ी बुरा भी लगता है पर वो कुछ कर नहीं पाता। ऐसे ही उसे साइलेंटली सपोर्ट करते करते टियान को वो अच्छी लगने लगी। पर जिस लुक से लिंग शेंग को देखती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। उसे कहीं ना कहीं शेंग पसंद है ना कि गुओ। इसीलिए अब वो तीनों ही आपस में सॉर्ट आउट कर ले क्योंकि टियान इस सब से अब बाहर है। ये दोनों अब जैसे ही अंदर आते हैं तो सभी लोग खाना खाने लग जाते हैं। शेंग यहाँ पर लिंग के हाथ देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर रात में उसे उसके घर तक छोड़ने के लिए जाता है। घर पहुँचने के बाद होंग पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है, पर शेंग उसे कुछ भी नहीं बोलता और चुप कर इनकी बातें वो सुन लेता है। लिंग के घर में जाने के बाद वो अपनी मॉम को सूप पिलाने वाली होती है। तभी उसकी मॉम उसे बताती है कि ये नाम का एक लड़का आया था जो बोल रहा था कि वो लिंग का दोस्त है और उन लोगों ने बहुत देर बातें करी। उसकी मॉम को बहुत ही पसंद भी आया। अब कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों राइवल ग्रुप की दोस्ती हो जाती है और वो लोग बहुत ही अच्छे से रहते हैं। वो लोग साथ में पार्टीज भी करते हैं। धीरे धीरे लिंग और शेंग की फ्रेंडशिप भी बढ़ने लगती है जिसको देखकर गुओ बिल्कुल भी खुश नहीं होता। वहीं टोंग के घर पर भी उसकी मॉम उसे उसके डैड के कहने पर आर्मी ज्वाइन करने को बोलती है पर वो साफ साफ मना कर देती है ये बोलकर कि उसे डॉक्टर बनना है। वहीं शेंग के घर पर भी उसकी बहन बोलती है कि वो अपने डैड के इशू से दूर चला जाए और आर्मी ज्वाइन कर ले वरना उसकी एज निकल जाएगी। जिस पर शेंग दिलासा दिलाते हैं कि अभी उसके पास बहुत टाइम है और वो सब कुछ छोड़कर अभी डैड के लिए अच्छा मीट बनाए ताकि वो आराम से खा सके। अगले दिन वो खाना लेकर अपने डैड को मिलने के लिए जाता है और स्टार्टिंग में उसके डैड अल्जाइमर की वजह से उसे एक सोल्जर की तरह ट्रीट करते हैं पर बाद में उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल होने के बाद बताते हैं कि वो उनका बेटा है, कोई सोल्जर नहीं। अब ये लोग बहुत ही बातें करते हैं आर्मी के बारे में, उसकी सिस्टर के बारे में और फिर वो निकल जाता है। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बाकी बच्चों को उनकी टीचर होंगलिंग से वायलिन सीखने को बोलती है क्योंकि वो बहुत ही एक्सेप्शनली अच्छा बजाती थी। उस ट्यूशन के बाहर टियान होंगलिंग का वेट कर रहा होता है और उसकी मैम और उसके बाहर निकलने पर उन टीचर की बटरिंग कर रहा होता है ताकि वो होंगलिंग को अच्छे से ट्रीट करे। घर छोड़ने जाते वक्त टियान होंगलिंग को बोलता है कि वुमेन आर्मी का कुछ इवेंट है, उसे उसकी टिकट्स मिल गई हैं, वो लोग साथ में वहाँ पर जा सकते हैं। पर होंगलिंग चुप हो जाती है। टियान उसे समझाता है कि एक बार उसके डैड का भी मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा तो होंगलिंग भी आर्मी में जा सकती है, वो टेंशन ना ले। पर वो इस बात को सुनकर सैड हो जाती है। अगली सुबह होंगलिंग अपने वायलिन की नोट्स प्रैक्टिस कर रही थी। तभी वहाँ पर शेंग आता है उसे हैंड क्रीम देने के लिए। हैंड क्रीम यूज़ करके होंगलिंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद बताती है कि वो इसे कब से ढूंढ रही थी पर उसे मिली नहीं है, उसके घर पर रखी है। वायलिन शीट्स को देखकर शेंग पूछता है कि क्या उसे वायलिन बजाना आता है, जिस पर वो हाँ बोलती है और वो क्लासेस भी जाती है। साथ ही ये भी बताती है कि उसकी पूरी फैमिली म्यूजिकली रिच है लेकिन वो अपने घर पर वायलिन बजाकर प्रैक्टिस नहीं कर सकती, नहीं तो उसके नेबर्स को इशू होगा। ये सुनकर शेंग फिराने का बोलकर कंपाउंड की तरफ भागता है। वहाँ से एक मोटर बाइक लाता है। मोटर बाइक में बैठकर वो होंगलिंग और उसके वायलिन को ग्रेट वॉल ऑफ चाइना लेकर जाता है। वहाँ ले जाकर उन दोनों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और वहाँ पर पहुँचकर शेंग होंगलिंग को वायलिन बजाने के लिए बोलता है। वो उसे बजा रही होती है और वायलिन की धुन की तरह शेंग को भी यहाँ पर होंगलिंग के लिए फीलिंग्स आने लग जाती है। होंगलिंग को अप्रिशिएट करते करते शेंग भी उसे माउथ ऑर्गन बचाकर कुछ म्यूजिक सुनाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलकर रात में पहुँचते हैं और दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं क्योंकि ये दिन उनकी लाइफ के कुछ प्रीशियस मोमेंट का हिस्सा है। अगले दिन फिर जब होंगलिंग अपने वायलिन क्लास में होती है तब उसे बाहर से झांकता हुआ गुओ नजर आता है। गुओ से पूछने पर कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं वो बहाना बनाता है कि वो तो बस पास में मूवी थिएटर आया हुआ था। दोनों फिर होंगलिंग के घर पर जाते हैं जहाँ पर होंगलिंग को गुओ कैसेट के अंदर एक पॉप सॉन्ग भी सुनाता है। अगली सुबह अब शेंग के घर पर उसकी बहन को होंगजुन हेल्प करता है। तभी उसकी बहन उसे कुछ पैसे देती है और उसकी स्किल्स को अप्रिशिएट करती है। पैसे लेने से जब वो मना करता है तब वो उसे बोलती है कि वो जाकर अपना चश्मा सही करवा ले क्योंकि उसे भी अच्छा नहीं लगेगा अगर यीफांग उसे ऐसे देखेगी तो। उतने में वहाँ पर गुओ आता है। गुओ पूछता है कि शेंग कहाँ पर है।
लेकिन उसकी बहन को उसके बारे में पता ही नहीं था। शेंग उसी वेजिटेबल ट्रक के उधर होंगलिंग की हेल्प करता है। वेजिटेबल साथ में उतारने के बाद दोनों घर पर जाते हैं, जहाँ पर होंगलिंग शेंग को खाना भी ऑफर करती है। तभी वहाँ पर ब्रिकेट्स लेकर गुओ भी आ जाता है। गुओ को देखकर शेंग एकदम से शॉक हो जाता है और शेंग को देखकर गुओ भी शॉक था। दोनों यहाँ पर साथ में बैठे होते हैं। तभी होंगलिंग की मॉम भी वहाँ पर आ जाती है। गुओ के जाने के कारण उसकी मॉम यहाँ पर उसकी तारीफ करती है कि वो कितनी हेल्प कर रहा है। तभी शेंग के इंट्रोडक्शन के टाइम पर शेंग अपने आप को यहाँ गुओ का दोस्त कहकर वहाँ से चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर होंगलिंग गुओ को बताती है कि उसे कल स्केटिंग करने जाना है। अब घर आने के बाद भी शेंग होंगलिंग की पोर्ट्रेट बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं बनती। अगले दिन फिर होंगजुन जब अपने घर पर होता है, तभी येफांग वहाँ पर आ जाती है और बताती है कि कैसे वो अभी कुछ टाइम तक बीजिंग में ही रहेगी। येफांग ने होंगजुन को बिना ग्लासेस के पहली बार देखा था और होंगजुन के ग्लासेस खराब हो गए थे। क्यों में फांगजी होंगजुन का चश्मा सही कर देती है और उसके बाद वो लोग बात करते हैं कि कैसे आज गुओ ने उन सभी को स्केटिंग के लिए बुलाया है, वो भी होंगलिंग के साथ। अब होंगलिंग का नाम सुनकर फांगजी यहाँ पर थोड़ी सी टेंस्ड हो जाती है और पूछती है कि क्या वो उसके भाई को पसंद करती है, जिस पर होंगजुन बोलता है कि पता नहीं, पहले वो टियान के साथ घूमती थी, फिर चैन के साथ और अब वो गुओ के साथ है। ये सुनकर फांगजी बोलती है कि वो जब होंगलिंग से मिलेगी तो उसे समझाएगी कि वो गुओ को पसंद करती है या फिर नहीं। तब होंगजुन यहाँ पर बातों ही बातों में उसे पूछ लेते हैं कि अगर फांगजी को कोई पसंद करता होगा तो क्या उसे भी पता चल जाएगा। और इस पूरी कन्वर्सेशन के बाद फांगजी बोलती है कि वो भी अपनी दोस्त के साथ आज स्केटिंग करने के लिए आएगी। स्केटिंग ग्राउंड में अब पूरे समय गुओ होंगलिंग को देख रहा था और होंगलिंग चेन को देख रही थी। इन तीनों को साथ में टोंग, होंगजुन और फांगजी देख रहे थे। होंगलिंग अब थोड़ी देर बाद रुकती है तो उसे थका हुआ समझकर वो पानी लेने के लिए जाता है। उतने में ही वो चैन को ढूंढती है, जो कि खुद भी एक कोने में थक कर खड़ा हुआ था। होंगलिंग अब उसके पास जाकर उसे बात करती है और बोलती है कि वो अपने आप को क्यों रोक रहा है, ये बोलने से कि वो जेलस है उसे और गुओ को देखकर। जो सुनकर गुओ हंसने लग जाता है और बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और फिर वहाँ से चला जाता है। जो सब कुछ होता हुआ टोंग भी देख रही थी वहीं पर खड़े खड़े। फिर अब होंगजुन को कुछ काम की वजह से जाना पड़ जाता है। तभी गुओ चैन से पुरानी बातें पूछता है कि कैसे उसे उस पर क्रश था। चैन उसे डिनाई करता है और होंगलिंग उसे सपोर्ट करती है। होंगलिंग की बात सुनकर चैन यहाँ पर थोड़ा सा वियर्ड आउट हो जाता है और फिर वो अपनी लाइब्रेरी वाली लड़की के बारे में बताता है कि उसे पता है कि उस लाइब्रेरी में लड़की भी आ रही है जो कि बहुत ही अच्छी और सुंदर है। वो बहुत ही पढ़ी लिखी है और उसे बुक्स पढ़ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। वो वहाँ पर कई महीनों से जाता है, लेकिन उसने कभी उसे देखा नहीं क्योंकि उसे देखने का मौका ही नहीं मिला। जिस दिन वो देखने के लिए जा ही रहा था उस दिन सिक्योरिटी के लोग वहाँ पर आ गए थे और वो लोग उस लड़की के डायरेक्शन में भाग रहे थे। उस लड़की को बचाने के चक्कर में वो खुद पकड़ा जाता है पर उसे कुछ भी नहीं होने देता। टोंग जो कि वहाँ पर बैठी हुई थी उसे सब कुछ समझ में आ रहा था और उसे टेंशन भी हो रही थी कि पकड़े जाने के बाद उसका क्या होगा। वो धीरे से पूछ पड़ती है, जिस पर चैंग बोलता है कि वो उसकी टैक्टिक से बच गया था। तभी सबको लगने लगता है कि ये झूठ है, पर चैन और टोंग को पता होता है कि ये सब सच है। वो उस टाइम पर कुछ भी नहीं बोलते। होंगलिंग तो ये सब सुनकर जेलस हो जाती है और बोलती है कि ये सब झूठ है और वहाँ से निकल जाती है। फिर सॉसेज लेने के लिए फांगशी और चैन भी चले जाते हैं और होंगलिंग के पीछे पीछे गुओ भी चला जाता है। वहाँ पर बैठे बैठे टोंग फिर चैन के बारे में सोच रही थी। वहीं सॉसेज लेने की जगह पर फांगशी चैन से बोलती है कि वो गुओ के लिए होंगलिंग को ना छोड़े, क्योंकि होंगलिंग को साफ साफ चैन में इंटरेस्ट है, उसके भाई में नहीं। और अगर वो ऐसे ही करता रहेगा तो शायद हो सकता है कि आगे चलकर उसका भाई हर्ट हो जाए या फिर उन दोनों की दोस्ती में इफेक्ट पड़े। फांगजी ये सब बोलकर वहाँ से चली जाती है और वहाँ पर जाकर खोई हुई टोंग को पूछती है कि क्या हुआ है, जिस पर वो मना कर देती है कि कुछ भी नहीं। तभी टोंग को वो नोट याद आता है जो उसने पढ़ा था, जो कि शेंग ने उसके लिए लिखा था, जिसके बारे में सोचकर वो शर्माने लग जाती है। अब शाम को रूम में बैठे बैठे चैन उसे लाइब्रेरी वाली लड़की के बारे में सोच रहा था। सीन फिर शिफ्ट होता और हम देखते हैं कि फांगजी गुओ के रूम में बैठे बैठे उसका वेट कर रही थी। उसके आते ही उसे होंगलिंग की बात करती है, उसे समझाती है कि वो उसका पीछा छोड़ दे। वो बोलता है कि वो होंगलिंग को पसंद करता है, पर फांगजी उसे समझाती है कि चैन और होंगलिंग एक दूसरे को पसंद करते हैं और होंगलिंग गुओ के साथ इसीलिए घूम रही है क्योंकि उसे उसको जेलस करना है। वो ये भी समझाती है
कि गुओ शेन के साथ सिर्फ एक शेडो की जैसा लगता है और यही सब बाकी लोगों को भी लगता है। इतना सुनकर गुओ को बहुत ज्यादा बुरा फील होता है और वो सैड हो जाता है। रात में अब जब चेन बैठा हुआ था तभी उसके पास गुओ भी आ जाता है। दोनों को नींद नहीं आ रही थी और गुओ यहाँ पर बातों बातों में बोलता है कि क्या चेन होंगलिंग को पसंद करता है। उसके बाद वो बताता है कि बचपन से चेन हमेशा सारी चीज़ों में उससे अच्छा रहा है, इसलिए ही सभी लोग गुओ को कुछ भी नहीं समझते। वो फिर बोलता है कि जो भी हो वो अपनी नज़रों में नहीं गिरना चाहता है, इसीलिए वो दोनों अपनी जगह होंगलिंग को पसंद करेंगे और एंडिंग में उसके डिसीजन को ही एक्सेप्ट करके मूव ऑन करेंगे। फिर दोनों फाइनली सोने के लिए चले जाते हैं। अगले सुबह अब चेन होंगलिंग के घर के बाहर वेट करता है और दोनों बहुत ही खुशी से एक दूसरे के साथ पूरे दिन साइकिल पर घूमते हैं। वो तो घर में रहकर होंगलिंग की मॉम के साथ टाइम स्पेंड करता है। जब रात में होंगलिंग घर आती है तो वो गुओ को अपनी मॉम के साथ देखकर शॉक हो जाती है। गुओ निकलते निकलते उसे संडे की मूवी की टिकट्स देता है, जिसे होंगलिंग घर के बाहर आकर उसे वापस दे देती है और उसे वो पैसे भी दे देती है जो कि उसने उसकी फैमिली के लिए खर्चे को दिए थे। गुओ को कुछ भी समझ नहीं आता, पर फिर भी वो उसे संडे को मूवी हॉल के बाहर वेट करने का कहकर चला जाता है। घर में अंदर जाने के बाद होंगलिंग की मॉम भी उसे समझाती है कि उसे अपनी लाइफ का डिसीजन बहुत ही सोच समझ कर लेना पड़ेगा। वो दोनों ही यंग लड़कियां और अच्छे भी हैं। वो उसे गुओ के बारे में भी बोलती है कि वो कितना अच्छा है और आखिर में बोलती है कि वो होप करती है कि वो सही डिसीजन लेगी और अपनी लाइफ में उसकी मॉम की तरह रिलेट नहीं करेगी रॉन्ग पार्टनर चूज करके। अगली सुबह घूमने पर होंगलिंग चेन को बोलती है कि क्या वो लोग वही मूवी देखने के लिए चले जो कि गुओ ने सजेस्ट करी थी, पर मूवी हॉल में चेक करने पर चेन को पता चलता है कि उस मूवी की तो अब कोई टिकट से नहीं बची है और वो सैड हो जाता है। दोपहर में घर पर खाना खाते टाइम वो पूछता है अपनी बहन से कि कहीं से टिकट का इंतज़ाम हो सकता है क्या, जिस पर वो उससे पूछती है कि क्या उसे होंगलिंग के साथ जाना है। वो फिर उसे ये भी समझाती है कि अगर होंगलिंग को इसमें इंटरेस्ट इसीलिए है क्योंकि वो आर्मी कंपाउंड से है तो चेंग उसे बता दे कि कभी भी उनका टाइटल उनसे छीना जा सकता है और बोलती है कि वो अपने डैड के लिए खाना लेकर चले जाए। खाना लेकर चेंग सबसे पहले होंगलिंग के घर जाता है और उसे अपने साथ डैड से मिलाने के लिए लेकर जाता है। उसके डैड तो पहले उसे पहचान नहीं पाते और उसे एक सोल्जर समझते हैं। पहले तो होंगलिंग कंफ्यूज हो जाती है, फिर उसे बाहर ले जाकर उसके डैड की बैटलफील्ड पर इंजरी और उनके अल्जाइमर की बीमारी के बारे में बताता है। दोनों अब अंदर जाते हैं जहाँ पर डैड अब अपने बेटे को थोड़ा सा पहचानने लगे थे। तभी कुछ होता है और वो वापस से उसे एक सोल्जर समझने लग जाते हैं और दोनों फिर वहाँ से निकलते हैं और बाहर निकलकर चेन होंगलिंग को समझाता है कि कैसे उनकी फैमिली की सिचुएशन भी ख़राब है। वो लोग सिर्फ अभी कंपाउंड में रहते हैं और उन दोनों की फैमिलीज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रात में अब मूवी थिएटर के बाहर गुओ वेट करता रहता है। मूवी ख़त्म भी हो जाती है, फिर भी होंगलिंग वहाँ पर नहीं आती और उसे वहाँ से जाना पड़ता है। पर इधर रात को होंगलिंग सो नहीं पाती। उसकी मॉम की बातें और चेन की फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में वो सोचती रहती है। रात भर ऐसे ही तीनों लोग सो नहीं पाते अपनी अपनी टेंशन के चक्कर में। इधर टोंग भी बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल होती है कि वो चेन को बता दे कि अपने बारे में कि वही लाइब्रेरी वाली लड़की है। अगले दिन फिर हेजी अपनी वाइफ को लेने के लिए स्विमिंग सेंटर आता है और उसकी वाइफ के साथ कोच को फ्लर्ट करता हुआ देखकर जेलस होता है। वो लोग अब यही बात करते हैं कि कैसे होंगलिंग ने टियान को छोड़ दिया और वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है, कैसे उसने बाकी दोनों लड़कों को अपने पीछे घुमाना चालू कर दिया है। उन दोनों के बीच इस बात पर थोड़ी सी लड़ाई भी हो जाती है। वहीं फांगजी गुओ को उसके रूम के बाहर से बताती है कि कैसे वो आज मिलिट्री में जा रही है और बोलती है कि वो मॉम को टोंग के घर लेकर चला जाए। वहीं टोंग उस नोट को लेकर चेंग के घर जा रही होती है। इतने में वो हेजी के ग्रुप के लोगों को उसके घर से निकलता हुआ देखती है और उन्हें फॉलो करती है। वो चुपके से उनकी बातें सुनने का ट्राई करती है, जहाँ पर वो लोग चेन के बारे में बोलते हैं कि कैसे वो लोग चेन को सबक सिखाने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि उसने उसके भाई जैसे दोस्त यान से होंगलिंग को छीन लिया। इधर गुओ के घर में उसके डैड बोलते हैं कि वो उसकी मॉम को टोंग के घर पर लेकर जाए और ये भी बताते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल इशू नहीं होता तो अगली बार चेन और गुओ दोनों आर्मी में एनलिस्ट हो सकते हैं। सीन फिर चेन पर आता है जो कि लियानडोंग के यहाँ पर बॉक्सिंग प्रैक्टिस कर रहा था। वो लियानडोंग को बताता है कि कैसे गुओ के डैड ने बताया है कि पॉलिटिकल इशू ना हो और अप्रेजल हो जाए तो वो भी आर्मी ज्वाइन कर सकता है। लियान ये सुनकर काफ़ी खुश होते हैं। इतने में वहाँ पर टियान आता है और लियान उन्हें भी यही बताते हैं कि चेन आर्मी ज्वाइन कर रहा है। चेन की खुशी में टियान भी काफ़ी खुश हो जाता है और फिर उसे होंगलिंग के बारे में पूछता है। चेन मस्ती मस्ती में यहाँ पर उसे इस बात को करने का इरादा पूछता है, जिस पर टियान बोलता है कि अगर शेन आर्मी में ज्वाइन हो जाता है तो टियान भी बीजिंग छोड़कर कहीं और चला जाएगा क्योंकि अभी उसे दुनिया एक्सप्लोर करनी है।
दोनों अब एक दूसरे को फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेष देते हैं और चैन फिर पढ़ने के लिए घर चला जाता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसे टोंग मिलती है। वो उसे सब कुछ बता देती है जो कुछ भी उसने सुना था और उसे संडे को कहीं पर जाने से मना करती है। पर चैन उसे बोलता है कि वो टेंशन ना ले, वो संभाल लेगा। चैन फिर उसे बोलता है कि वो अच्छा लड़का है, वो भी चाहता है कि टोंग और गुओ का कुछ हो जाए जैसे उनकी फैमिली चाहती है। तब बातों ही बातों में टोंग यहाँ पर चैन की पसंद का पूछती है, जिससे उसे समझ में आ जाता है कि वो होंगलिंग को पसंद करता है। इसीलिए वो उस नोट को अपने साथ ही लेकर वहाँ से वापस चली जाती है। टोंग के घर पर गुओ और उसकी मॉम उसकी फैमिली से बात करते हैं और वो लोग टोंग और गुओ के फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इतने में ही वहाँ पर टोंग आ जाती है और सभी को ग्रीट करके वो गुओ को अपने साथ रूम में लेकर जाती है, जहाँ वो उसे पानी ऑफर करती है और कहती है कि उनके पेरेंट्स के द्वारा फिक्स करी गई डेट को उन्हें इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। और ये भी बताती है कि उसे पता है कि उसे होंगलिंग पर क्रश है। उसके बाद वो उसे हेजी के अटैक के बारे में बताती है जो कि वो लोग चैंग पर करने का सोच रहे थे। ये सुनकर गुओ नीचे की तरफ भागने लग जाता है और सॉरी कहकर निकलता है कि ये लाइफ और डेथ सिचुएशन है, इसीलिए उसे जाना पड़ेगा। गुओ के पीछे पीछे उसकी मॉम भी निकल जाती है और टोंग की मॉम डैड को लगता है कि उसने उसे भगा दिया है, जिस पर वो बताती है कि ऑलरेडी गुओ को कोई और पसंद है और अच्छा है कि उसने उसे जाने दिया। गुओ भागता हुआ चैन के घर पर जाता है और उसे हेजी के अटैक के बारे में बताता है। चैन बोलता है कि उसे ऑलरेडी सब पता है। उनके बाकी दोस्त भी यहाँ पर आग बबूला हो जाते हैं। चैन के पास एक प्लान होता है और वो कहता है कि वो चीज़ें हैंडल कर लेगा और कोई भी कुछ जल्दबाजी में ना करे। अगले दिन अब चैन, होंगजुन और गुओ जा रहे होते हैं, तभी उसे आगे पीछे से हेजी के लोग रोक लेते हैं। चैन तो काफ़ी ज़्यादा ट्राई करते हैं कि वो बात करके मैटर सॉल्व कर ले, पर ऐसा नहीं हो पाता। वो सभी लोग लड़ने लग जाते हैं और हाथापाई में हेजी की आंख में होंगजुन अपने चश्मे का हैंडल घुसा देता है। हेजी को फिर वो लोग हॉस्पिटलाइज करते हैं और फांगजी से बात करके होंगजुन को अंडरग्राउंड होने के लिए बोलते हैं ताकि चैन उसे टियान से बचा सके। चैन फिर टियान से मिलकर उसे एक्सप्लेनेशन देने के लिए रेडी हो जाता है और जो वो बोलेगा उसे भी मानने के लिए वो रेडी होता है। चैन होंगजुन को कुछ पैसे भी देता है और जाने को बोल देता है। हॉस्पिटल रूम में जब हेजी होता है तो उसकी वाइफ उसे संभाल रही थी, तभी वहाँ पर चैन आता है। चैन के आने के बाद वो हेजी की वाइफ को कुछ पैसे देता है जो कि उसने और उसके बाकी दोस्तों की तरफ से थे मेडिकल एक्सपेंसेस के तौर पर। उसकी वाइफ वो पैसे नहीं लेती और वहाँ से चली जाती है। टियान फिर उन पैसों को लेकर हेजी के पास के टेबल पर रखता है और हेजी को समझाता है कि वो सारा इशू रिजॉल्व करके फ्रेंड्स की तरह रहे चैंग से। वो ये भी समझाता है कि वो भी उसी की तरह फ्रेंड है। चैंग फिर यहाँ पर माफ़ी मांगता है होंगजुन की तरफ से, जिस पर टियान कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो भूलने को तैयार है क्योंकि ये पहली बार है। अगर ऐसा फिर कभी हुआ तो वो टॉलरेट नहीं करेगा। और रही बात होंगजुन की, तो उसे भी हेजी से वैसे ही मार खानी होगी जैसे कि हेजी को लगी है, ताकि वो उसकी इमेज बाकी लोगों के सामने प्रोटेक्ट कर पाए। चैन और टियान जब ये सब बात कर रहे थे उतने में रूम में नर्स की ड्रेस में टोंग आती है। वो सब कुछ सुन लेती है। चैन यहाँ पर टियान की बात सुनकर बोलता है कि होंगजुन को कुछ काम के चक्कर में बाहर जाना पड़ा है और वो जैसे भी सब कुछ सेटल करने का डिसाइड करते हैं तो उसकी जगह पर चैन लेने को तैयार है। वहीं फांगजी और होंगजुन साइकिल से दूसरे घर की ओर जाते हैं, जहां पर फांगजी होंगजुन से उसके चश्मे के बारे में पूछती है और वो चुप हो जाता है। फांगजी और फिर वो लोग घर पहुंचते हैं, जहाँ घर के बाहर में सब कुछ फांगजी होंगजुन को बता देती हैं और सारे वाटर और फूड कूपन्स देती हैं। वो ये भी बोलती है कि वो यहाँ पर सिर्फ घूमे ना बल्कि अपनी पढ़ाई भी करे और उसे होमवर्क भी देकर जाती है जो वो नेक्स्ट टाइम आने पर चेक करेगी। पढ़ाई का सुनकर होंगजुन बोलता है कि उसके पास ग्लासेस नहीं है, जिसको सुनकर फांगजी उसे नए ग्लासेस देती हैं। ग्लासेस लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर फांगजी को सी ऑफ करता है। इधर गुओ के घर पर उसके डैड को किसी का कॉल आता है। गुओ और उसके दोस्तों के इशू के बारे में उसके डैड अब उसे पहले डांटते हैं, पर फिर उसे इन सब चीज़ों से बचकर रहने को बोलते हैं। उसी टाइम बातों ही बातों में उस लड़की का उसकी मॉम पूछती है जिसे गुओ पसंद करता है। इस बात पर वो सिर्फ ये बोलता है कि वो उसे स्केटिंग ग्राउंड में मिला है और वो बहुत ही ऑर्डिनरी लड़की है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। हॉस्पिटल में टोंग हेजी का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती है, जिसके लिए हेजी और उसकी वाइफ दोनों ही उसके लिए काफ़ी ग्रेटफुल थे। टोंग जैसी अब हेजी के रूम से निकल रही थी तभी वहाँ पर चैन आता है और उसे फ्रूट्स पकड़ाकर हेजी को देने के लिए बोलते हैं क्योंकि हेजी उससे नहीं मिलना चाहता। टोंग को लगता है कि इन सब में उसकी भी गलती है, पर उसे चैंग बताता है
कि जो भी उसने और बाकी सब ने किया वो चैन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया था, इसीलिए गलती सिर्फ उसकी और किसी की नहीं। बातों बातों में टोंग उससे डेथ फाइट के लिए भी पूछती है, जिस पर वो खुशी से बोलता है कि उसे वो डेथ हिट या फिर फाइट से कोई भी इशू नहीं है, क्योंकि अगर उसे लगेगी तो उसे ट्रीट उतनी अच्छी डॉक्टर करने वाली है। जहाँ पर वो इनडायरेक्टली उसकी तारीफ कर रहा था। चैन उसके बाद लियान से मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि टियान कहाँ पर है, जिस पर लियान बताता है कि टियान को पता था कि अपने दोस्तों के लिए मार खाने चैन आगे आएगा, इसीलिए वो चाहता है कि वो सब लोग इस चीज़ को यहीं पर दबा दे और किसी को कानो कान खबर ना हो। लियान भी यहाँ पर उसे यही समझाता है कि इस सब को यहीं पर ख़त्म कर देना चाहिए। शाम को अब होंगलिंग और टियान साथ में डिनर करते हैं, पर अब उनकी वो इमोशनल इंटीमेसी अब कम होने लगी थी जो कि 3 साल से थी। टियान यहाँ पर होंगलिंग को समझाता है कि होंगलिंग को बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि होंगलिंग एक बहुत ही रिस्पेक्टेड लड़की है, और कहता है कि वो बस लास्ट टाइम उसके बर्थडे का एक प्रेजेंट उसे देने के लिए मिलेगा, फिर वो उसे कभी भी परेशान नहीं करेगा और चला जाता है। चैन अब अपने घर पर चैन को ड्रिंक्स के लिए बुलाता है और उसे बताता है कि कैसे उसके डैड ने सुसाइड किया था। उसकी मॉम की भी बाद में डेथ हो गई थी, और जब कैसे वो 10 साल का था तब उसकी ग्रैंड माँ भी चल बसी। वो लोग फिर ड्रिंक करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी टियान अपनी ग्रैंड माँ की गिफ्टेड ड्रिंक निकालता है, वो लोग ड्रिंक करते हैं। तब टियान बताता है कि अभी फैमिली के नाम पर उसके पास सिर्फ होंगलिंग है, इसीलिए चैन को उसका ध्यान रखना है। वो ये भी बोलता है कि वो यहाँ से हांगकांग चला जाएगा होंगलिंग को बर्थडे का प्रेजेंट देकर। वो लोग बात कर ही रहे थे, इतने में बाहर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। वो लोग जब देखते हैं तो पता चलता है कि शेंगयू का आदमी उस पर नज़र डालकर बैठा हुआ था। वो लोग इसके बारे में इतना सोचते नहीं और अंदर चले जाते हैं। इधर ली शेंग के घर पर वो बाकी आदमियों को डांट रहा था, क्योंकि वो उसे टियान के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। तभी उसका एक आदमी आकर वहाँ पर उसकी सुनी हुई बात बता देता है, जो सुनकर ली शेंग खुश हो जाता है और कोई प्लान सोचने लग जाता है। अगली सुबह फिर फांगजी होंगजुन को ढूंढते हुए उसके घर पर पहुंचती है, पर वो उसे कहीं पर भी दिखाई नहीं देता, लेकिन वो असल में कमरे में सोया हुआ था। फांगजी फिर पास में रखे हुए टेबल पर पेपर चेक करती है और खुश हो जाती है कि होंगजुन ने अपना होमवर्क अच्छे से किया है। उसकी आवाज़ सुनकर होंगजुन भी उठ जाता है और दोनों बाहर घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि होंगजुन ने अपना दिया हुआ होमवर्क अच्छे से किया था। यहाँ पर बीजिंग में चैन बहुत कड़ी प्रैक्टिस करता है, पर फिर भी उसके दिमाग में वही सब कुछ चल रहा था जो कि उसे टियान ने बोला था। टोंग भी डॉक्टर बनने के लिए खूब कड़ी मेहनत से पढ़ाई कर रही थी, और धीरे धीरे हेजी भी ठीक हो रहा था और अपनी वाइफ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। वो दोनों फिर बैठे होते हैं, तभी वहाँ पर कैब ओपनर आता है और हेजी को बताता है कि बहुत टाइम से टियान गायब है। कैब ओपनर को हेजी शेंग के पास भेजता है और ओपनर उसे बताता है कि टियान बहुत टाइम से मिसिंग है। उसने हर जगह पर चेक किया लेकिन वो कहीं पर भी नहीं है। अगर चैन टियान को ढूंढने में हेल्प करेगा तो हेजी सारी चीज़ों को भूलने के लिए तैयार है। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर होंगलिंग आती है और उसे बताती है कि टियान मिसिंग है, क्योंकि उसने उसे बर्थडे पर गिफ्ट देने का वादा किया था, लेकिन वो तो आया ही नहीं। चैन फिर होंगलिंग से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि गिफ्ट क्या होगा, जिस पर वो बताती है कि उसे रिकॉर्डिंग टेप्स बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो टेप रिकॉर्डर ही होगा। टेप रिकॉर्डर को सुनकर चैंग टेंशन में आ जाता है और पूछता है कि वो टियान को कैसे मिल सकते हैं। तभी ओपनर बताता है कि उसका एक दोस्त है, वो स्मगलिंग करता है और बहुत पहले से उसके लोग स्मगलिंग के बिजनेस में थे। स्मगलिंग सुनते ही चैंग गुस्से में आग बबूला हो जाता है और पूछता है कि इसके बारे में किसको पता है। तभी उसे ली शेंग के आदमी याद आता है जो कि उनकी बातें सुन रहा था। वो लोग फिर ली शेंग के पास पहुंचते हैं पूछताछ करने के लिए। चैंग यहाँ पर उसे टियान के बारे में पूछता है। पहले तो वो बताने से मना कर देता है, उसके बाद कहने लग जाता है कि क्या पता वो जेल में होगा, उसने इतने गलत काम जो किए हैं। चैंग को तो उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था और वो उसे ही ब्लेड से डरा रहा था। एक आदमी आकर बोलता है कि टियान पुलिस स्टेशन में है, उसे जेल में डाला गया है। इसलिए सभी लोग अब पुलिस स्टेशन के वहाँ पर भागते हैं और देखते हैं कि बाहर एक पेपर पर टियान और बाकी कुछ लोगों का नाम लिखा हुआ था जिन्हें स्मगलिंग के नाम पर अरेस्ट कर लिया था। उस नोट को पढ़कर दोनों चैंग और होंगलिंग बहुत दुखी होते हैं। तभी उनके सामने से अरेस्टेड कल्प्रिट्स में से टियान को भी वहाँ से निकाल कर कहीं और ले जाया जाता है और होंगलिंग इस चीज़ को देखकर रो पड़ती है। टियान को भी अपने लोगों को यहाँ पर देखकर काफ़ी एम्बैरेसिंग फील हो रहा था। अब रात हो जाती है और होंगलिंग को वो सारी चीज़ याद आती है जो कि टियान ने उसके लिए करी थी। ऐसे ही अब 1 साल बीत जाता है। टियान की तरह ही चैंग होंगलिंग का अच्छे से ख्याल रखता है और वो अभी भी चैंग का वेट कर रहा था। उसने आर्मी ज्वाइन नहीं करी थी, फिर भी उसको होंगलिंग से दूर होने का दुख होता है। इधर होंगजुन भी मन लगाकर पढ़ाई करता है और उसकी फीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ जाती है फांगजी के लिए। इधर फांगजी अपने आर्मी कैंप से निकल ही रही थी,
तभी चेंटाओ उसे किसी से मिलवाने के नाम पर अपनी गाड़ी में बैठाकर ले जाता है और होंगजुन वहाँ घर पर फांगजी का वेट करता रहता है, पर वो नहीं आती। यहाँ बीजिंग में होंगलिंग के पीछे पीछे शेंग चल रहा होता है। वो लोग जब उसके घर के उधर पहुंचते हैं तो बहुत ही भीड़ देखते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि होंगलिंग के घर में आग लग गई है। वो दोनों पहले भागकर उसकी मॉम को बचाते हैं और बाद में होंगलिंग फिर आग में चली जाती है अपनी डैड की फ़ोटो बचाने के लिए। होंगलिंग को सेफली बाहर निकालने के बाद जैसे वो लोग खड़े होते हैं तभी उसकी मॉम वहाँ पर बेहोश हो जाती है। उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए चेंग ट्राईसाइकिल लेने जाता है। उतने में एक कार में वहाँ पर गो आ जाता है। गो की कार में बैठकर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं। जैसे ही चेंग वहाँ पर आता है तो उसे बाकी लोग बताते हैं कि उन्हें कोई कार में ले गया है। ऑपरेशन रूम के बाहर होंगलिंग और गुओ वेट कर रहे थे। तभी डॉक्टर्स उसकी मॉम को लेकर आते हैं और वार्ड में शिफ्ट करने को बोलते हैं। होंगलिंग बोलती है कि उसके पास पैसे नहीं हैं, तो गुओ पैसे लेने जाता है। इतने में वहाँ पर चेंग भी आ जाता है। अब उसकी मॉम को वार्ड में शिफ्ट करने के बाद ये तीनों ही डॉक्टर को मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो बताते हैं कि उसकी मॉम को सर्जरी की बहुत ज़्यादा नीड है, पर जो टॉप नॉच कार्डियोलॉजिस्ट हैं उन्हें यहाँ पर बुलवाकर सर्जरी करवाने के लिए बहुत ही मुश्किल होगी। अगर उन्हें नॉर्मल मेडिसिन ही देनी है तो उन्हें क्लोजली ऑब्जर्व करना होगा। ये सब सुनकर वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं और गुओ कहता है कि वो अपने डैड की हेल्प लेकर उसे डॉक्टर से सर्जरी करवाने के लिए ट्राई करवा सकता है। चेंग बोलता है कि कार्डियक सर्जरी बहुत ही हार्ड है, ऐसे किसी से नहीं करवा सकते। ये सब सुनकर होंगलिंग बोलती है कि अभी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, उसे इस बारे में सोचने के लिए टाइम चाहिए। जिसके बाद लियानडोंग पूछते हैं कि आज रात होंगलिंग कहाँ रहेगी, क्योंकि उसका घर तो जल गया था। इस पर होंगलिंग बोलती है कि वो गेस्ट हाउस में रह लेगी। उसे लियानडोंग मना कर देते हैं क्योंकि वो लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। उतने में वो चेन से एक एक्स्ट्रा रूम का पूछते हैं उसके घर में, और फिर चेन होंगलिंग को अपने घर पर ले जाता है क्योंकि वहाँ पर उसके डैड का रूम खाली था। घर पहुँचते ही चेन को पता चलता है कि कुछ काम के कारण उसकी बहन घर पर नहीं है। ये सब वो होंगलिंग को बताता है और बोलता है कि अभी के लिए वो उसकी बहन का सामान यूज़ कर ले, बाद में या फिर कल वो उसके लिए सब कुछ नया ला देगा, और फिर उसे जाकर आराम करने के लिए बोलता है। वहीं गो जब घर पहुंचता है तो उसकी मां पूछने लग जाती है कि आज वो कहाँ था। तब उसे बताना पड़ता है कि होंगलिंग के घर में आग लग गई है और उसकी मॉम को हार्ट इशू है, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसकी मॉम उसे फिर बताती है कि कैसे उन्होंने और उसके डैड ने डिसाइड किया है कि अब जल्दी गो आर्मी ज्वाइन कर लेगा। इधर रात भर जो कुछ भी हुआ था वो सब कुछ सोचकर चेंग सो नहीं पाता, और अगले दिन ब्रेकफास्ट करते वक्त वो होंगलिंग को समझाता है कि उसे किसी के फोर्स करने से फीलिंग लाने की ज़रूरत नहीं है, उसे वही चूज़ करना चाहिए जो वो चाहती है, और अगर वो उसे या फिर गो को अच्छे से जानना चाहती है तो उसे वो भी मंजूर है, क्योंकि जो भी वो दोनों होंगलिंग के डिसीजन का वेट करेंगे। ये सुनकर सबसे पहले होंगलिंग सॉरी बोलती है क्योंकि उसके कारण उन दोनों दोस्तों के बीच में थोड़े से इशू बढ़ गए थे। वो ये भी कहती है कि वो स्टार्टिंग से क्लियर ही है कि उसे चेन पसंद है। जिसके बाद वो होंगलिंग को उसकी मॉम से मिलवाने के लिए अपनी साइकिल पर बैठाकर हॉस्पिटल लेकर जाता है, और उन्हें साथ में जाता हुआ गो भी देख लेता है। गो फिर अपने डैड को जाकर बोलता है कि वो आर्मी ज्वाइन कर लेगा जितना जल्दी हो सके। उसकी एक शर्त है कि वो आर्मी ज्वाइन तभी करेगा जब उसके साथ होंगलिंग भी आर्मी के ट्रूप में ज्वाइन कर पाएगी, क्योंकि वो एक एक्सीलेंट वॉयलिनिस्ट है। उसके डैड गुओ को बताते हैं कि होंगलिंग की फैमिली के कारण उसके ज्वाइन होने में इशू होगा, पर गुओ कुछ भी नहीं सुनता। ये कहकर वो अपने रूम में चला जाता है। वहीं फांगजे फिर होंगजुन को बताती हैं कि वो बीजिंग जाने वाली है उसके भाई और होंगलिंग को अलग करने के लिए। इस पर होंगजुन मना करता है। तभी पीछे से चेंटाओ आता है और अपने आप को फांगजी का फियांसे कहकर इंट्रोड्यूस करता है। फांगजी अब होंगजुन को अपने बाकी लेसन कंप्लीट करने के लिए बोलती है और उसको वहाँ से जाने के लिए बोलती है। असल में चेंटाओ को होंगजुन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो गुआ और उसके बाकी टपोरी जैसे दोस्त होंगजुन के बारे में काफ़ी बुरा भला बोलने लग जाता है। फांगजिन को ये सब सुनकर गुस्सा आता है और वो उन्हें डिफेंड करती है। उसके बाद वो गुस्सा होकर चली जाती है। वहीं चेन जब प्रैक्टिस कर रहा था तभी उसे एक कॉल आता है जिसमें उसे कोई बताता है कि उसके डैड को रात में सेरिब्रल इन्फेक्शन हुआ था, इसीलिए उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट कर रखा है। चैन को फिर हम बहुत देर तक उसके डैड के साथ बैठा हुआ देखते हैं। डॉक्टर के बुलाने पर होंगलिंग उसे लेने के लिए आती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसके डैड को घर लेकर जा सकते हैं, और आर्मी ऑफिशियल ये भी बताते हैं कि अभी उसके डैड की ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है आइसोलेशन वाली प्रोसीडिंग ख़त्म हो जाएगी तो वो उन्हें घर पर ले जा सकते हैं अपने साथ। डॉक्टर फिर उसे ये भी बताते हैं कि उन्हें अमनीजिया होने की और भी चांसेस हैं और ऐसा भी हो सकता है कि वो चैंग को ही भूल जाए। चैन फिर हॉस्पिटल में टोंग से मिलता है। इतने में ही चैन के डैड को मिलने के लिए गुआ आता है फ्रूट्स लेकर, जिसके बाद वो होंगलिंग को बताता है
कि उसकी मॉम के लिए वो डॉक्टर सू से बात करके सर्जरी करवाने की कोशिश करेगा। जाते जाते गो होंगलिंग से पूछते हैं कि क्या उसे भी आर्मी का ट्रूप ज्वाइन करना है। उस टाइम पर वो कुछ भी नहीं बोलती और चली जाती है। इधर टोंग चेन को ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करना सिखाती है और ये भी बताती है कि वो उसे घर पर नहीं ले जा सकता, तो अगर वो चाहे तो एक वीक में जब भी वो उससे मिलेगी तो वो इंस्ट्रूमेंट को अपने साथ में लेकर आ जाएगी ताकि वो उसके डैड की हेल्थ को चेक कर ले। जो सुनकर चैन खुश हो जाता है और उसे इनवाइट करता है। होंगलिंग और चैन उसके डैड को लेकर फिर घर पर जाते हैं, पर उनकी रूम को देखकर वो उतना अप्रिशिएट नहीं करते, तो वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग रूम को उसी हिसाब से डेकोरेट करेंगे जैसे कि उसके डैड को चाहिए। चैन फिर अपनी दोस्त की मदद से उसकी डैड के पूरे रूम को आर्मी कमांडर के रूम की तरह बनाता है और उसे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चैन फिर होंगलिंग को रूम के बाहर ले जाकर उसे सबसे पहले थैंक यू बोलता है उसके डैड का ख्याल रखने के लिए, और फिर सॉरी भी कहता है कि उसे उसके डैड के लिए सब शो पुटअप करना पड़ रहा है। ये लोग बात कर ही रहे थे कि तभी अंदर से चैन के डैड लंच का पूछते हैं और होंगलिंग स्वीट ड्राइड पोटैटोज का इंतजाम करती है। वहीं गो ट्रेनिंग के लिए गया होता है जहाँ पर उसके नए दोस्त उसे खेलने के लिए बुलाते हैं, पर वो नहीं आता। वहाँ की आधी से ज़्यादा लड़कियों को वो बहुत ज़्यादा पसंद था, पर फिर भी वो उन्हें भाव नहीं देता। ऐसे देखकर उसके दोस्त उसे पूछते हैं कि क्या बीजिंग में उसकी गर्लफ्रेंड है, जिस पर वो मना करके चला जाता है। फिर होंगलिंग जब अपनी मॉम को विजिट करती है तो उसकी मॉम उसे आर्ट ट्रूप ज्वाइन करने की बात करती है जो कि गुओ ने पूछा था, पर होंगलिंग इस बात का कोई जवाब नहीं देती। तभी उसकी मॉम उसे बोलती है कि वो चैन के घर से निकलकर अपनी आंटी के साथ रहे, क्योंकि उसकी मॉम को लगता है कि चैन उसके लिए अच्छा नहीं है और उसे एक अच्छी स्टेबल और हैप्पी लाइफ केवल गो ही दे सकता है। वही टोंग चैन के घर आती है उसके डैड की हेल्थ चेक करने, तो बताती है कि उनकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। वो फिर होंगलिंग का पूछती है तो बताता है कि वो अपनी रूम में प्रैक्टिस कर रही है। टोंग उसको प्रैक्टिस करता हुआ देखकर उसकी स्किल्स की काफ़ी तारीफ करती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है कि चैन और होंगलिंग के लिए कॉल है। ये कॉल किसी और का नहीं बल्कि गो का था। गो पहले यहाँ पर चैन से उसके डैड की हेल्थ के बारे में सब कुछ पूछता है और उसके बाद फ़ोन होंगलिंग को देने के लिए बोलता है। वो होंगलिंग को बताता है कि आर्ट ट्रूप में एक अर्जेंट रिक्वायरमेंट है वॉयलिनिस्ट की, क्योंकि जो पर्सन वहाँ पर पहले थी उसको इंजरी हो गई है। इसीलिए अगर वो टेस्ट होंगलिंग ने पास कर लिया तो उसके बहुत ही अच्छे चांसेस होंगे आर्ट ट्रूप में सिलेक्शन के। ये बताकर वो उसे ऑल द बेस्ट कहकर कॉल कट कर देता है, जो सुनकर चैन थोड़ा सा सैड हो जाता है, लेकिन वो होंगलिंग के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। रात में फिर चैन और होंगलिंग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं क्योंकि चैन के डैड 2 दिन से सोए नहीं थे। तभी चैन होंगलिंग को प्लान समझाता है और अगले दिन वो लोग वही अप्लाई करने का प्लान करते हैं। वो लोग डैड को किसी माउंटेन टॉप पर गाड़ी में सोने देते हैं। फिर गुओ का उनके लिए कॉल आता है, लेकिन उन लोगों के वहाँ पर ना होने के कारण वो लोग कॉल रिसीव नहीं कर पाते। होंगलिंग और चैन माउंटेन क्रीक पर बैठे रहते हैं और होंगलिंग भी उसके डैड का ध्यान रखते रखते सो नहीं पा रही थी, इसीलिए वो चैन के कहने पर उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है। दूसरी तरफ कॉल रिसीव ना होने पर गो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब चैन के डैड सोकर उठते हैं तो वो चैन को पहचानने लग जाते हैं। अपने डैड को वापस से उसे पहचानता हुआ देखकर चैन और होंगलिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वहीं गो रेस्टलेस होकर फ़ोन के पास वापस से जाकर खड़ा हो जाता है, ये सोचकर कि क्या अब उसे कॉल करना चाहिए या फिर नहीं। वहीं घर जाते वक्त चैन के डैड उनसे इस सब के बारे में पूछते हैं और जब वो लोग उन्हें सारी चीज़ें बताते हैं तो उन्हें विश्वास ही नहीं होता इतना सब एकदम से प्रोसेस करना चैन के डैड के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था। उन्हें लग रहा था कि इस बीमारी के कारण वो केवल एक बर्डन बन गए हैं। घर आकर जब वो अपने रूम देखते हैं तो उन्हें चैन की बातें समझ में आने लग जाती है। दोनों बच्चों को फिर वो रेस्ट करने के लिए भेजकर अपनी रूम में बैठकर रोने लग जाते हैं। इधर गुओ वापस से कॉल करता है, इस बार भी वो लोग रिसीव नहीं कर पाते। कुछ टाइम बाद जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो टेलीफोन वाले अंकल उन्हें कॉल के बारे में बताते हैं, इसीलिए दोनों अब गुओ से बात करते हैं। बातों ही बातों में गुओ को समझाते हैं कि वो कैसे इस लव ट्रायंगल की वजह से उनसे दूर होते जा रहा है। सीन फिर होंगजुन पर आता है, वो भी फांगजी के छोटे छोटे मोटिवेशन से अपनी पढ़ाई अच्छे से कंप्लीट कर रहा था। वहीं गुओ अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके वापस घर आ जाता है। उसके डैड उस पर बहुत ज़्यादा प्राउड होते हैं क्योंकि उसने ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था। गुओ फिर चैन के घर के लिए निकल जाता है। चैन के घर में होंगलिंग को देखकर वो थोड़ा सा ऑकवर्ड हो जाता है और उसे बातों बातों में आर्मी ज्वाइन करने का पूछता है। उतने में वहाँ पर चैन आता है और दोनों दोस्त यहाँ पर एक दूसरे को गले लगाकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पर होंगलिंग और चैन को साथ में देखकर गुओ को उतना अच्छा नहीं लगता।
वहीं फांगजी चेंटाओ और अपनी फ्यूचर मदर इन लॉ के साथ लंच पर थी, जहां पर उसे उनके पुराने ख्यालात बिल्कुल भी पसंद नहीं आते, क्योंकि वो चाहती थी शादी होने के बाद फांगजी उन्हें एक पोता दे दे। वो जैसे जैसे बहाना करके वहां से निकल आती हैं। अपने वर्क सेंटर पर भी आकर उसकी सीनियर उसे यही बोल रही थी कि ऑर्गेनाइजेशन को यही सही लगता है कि उसे काम तो अभी बहुत ही कर लिया है, उसे अब चेंटाओ से शादी कर लेनी चाहिए। जो सब सुनकर फांगजी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है। रात में अब चेन को एक कॉल आता है ये बोलकर कि होंगजुन को एक फीमेल शोल्डर के असॉल्ट केस में पकड़ा गया है और फैमिली के नाम पर उसने चेंग का नंबर दिया है। गुओ की फैमिली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है, क्योंकि एक सीन में ये दिखता है कि होंगजुन फांगजी पर हावी हो रहा था। गुओ को तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता कि होंगजुन ऐसा कर सकता है, वो भी उसकी बहन के साथ। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उसकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में भी थी। इस सब के चक्कर में फांगजी की फियांसे की फैमिली उससे एंगेजमेंट ही तोड़ देती है। चेन और होंगलिंग ये बात कि होंगजुन ने फांगजी के साथ ज़बरदस्ती की है वो होंगजुन की मॉम को बताते हैं, जो सुनकर तो उसकी मॉम बेहोशी हो जाती है। अगले दिन अब गुओ की मॉम इस बात को सेटल करने के लिए जाती है और बाकी गुओ और उसके डैड को घर पर ही वेट करने को बोलती है। वो बोलती है कि अगर कोई पूछे तो वो लोग कह दे कि उसकी मॉम अपने होम टाउन गई हैं। चेन, होंगलिंग और गो यहाँ पर होंगजुन की मॉम का ध्यान रख रहे थे। फांगजी की मॉम अपनी बेटी की सेंटर पहुँचती है। वहाँ पर अंदर जाकर उससे बात करती है तो पता चलता है कि ये सब उसने एंगेजमेंट तोड़ने के लिए किया था। उसकी सीनियर और उसकी मॉम उससे बहुत ज़्यादा डांटती है, क्योंकि उसने ये अपनी रेपुटेशन ख़राब कर दी थी। वो लोग अब होंगजुन को रिलीज़ करने के लिए बोलने वाले थे कि तभी फांगजी की मॉम उससे मिलने की बात बोलती है। फांगजी की मॉम अब जेल में होंगजुन से बात करने के लिए जाती है। वो उसे बताती है कि उनकी इस हरकत का क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। इस पर होंगजुन बोलता है कि उसे डेथ पेनल्टी हो जाएगी, जिस पर वो उसे एक दूसरा ऑप्शन देती है, जहां पर उसे फांगजी से शादी करनी पड़ेगी और कहना पड़ेगा कि वो लोग आर्मी में एनलिस्ट होने से पहले से रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं। जिसके बाद फांगजी अपनी मॉम और होंगजुन को लेकर बीजिंग में आ जाती है। घर पहुंचते गुओ होंगजुन को देखकर उसे कहीं और ले जाता है और गुस्से में उसे मारने लगता है, पर सही टाइम पर वहां पर फांगजी और चैन आ जाते हैं। चैन फिर फांगजी को साइड में ले जाकर बात करता है तो वो बताती है कि उस दिन घर में होंगजुन ने एकदम से उसे किस कर लिया था, तो वो वहाँ से भाग गई और फिर उसने सोचा कि यही सही रास्ता है चैन फैमिली से रिश्ता तोड़ने का, इसीलिए उसने एक्ट पुटअप किया था। चैन फांगजी को बहुत ज़्यादा डांटता है उसकी हरकत पर और फिर वो लोग घर चले जाते हैं। इधर गुओ के घर पर फांगजी और होंगजुन की एंगेजमेंट की प्रिपरेशन चल रही थी, पर होंगजुन बिल्कुल खोया खोया सा था। चैन उसे देखकर बाहर ले जाता है और पूछता है कि क्या हुआ है। तब होंगजुन बोलता है कि क्या चैन को उस पर ट्रस्ट है, तो चैन बोलता है कि उसके लिए वो छोटे भाई जैसा है, उसे उसके ऊपर बिल्कुल ट्रस्ट है। और यहाँ में पता चलता है कि होंगजुन इस एंगेजमेंट से इसीलिए खुश नहीं था, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये सब फांगजी के साथ फोर्सफुली हो रहा है। पर जब उसे चैन बताता है कि फांगजी भी उसके लिए थोड़ा बहुत फील करती है, ये सुनकर होंगजुन खुश हो जाता है और दोनों अंदर चले जाते हैं। सभी लोग अंदर काफ़ी ज़्यादा खुश थे और दोनों फैमिलीज खाना खाने बैठी थी। फांगजी की मॉम यहाँ पर सारे घर वालों के सामने ऑफिशियली होंगजुन और फांगजी को फियांसे घोषित कर देती है और सभी लोग चीयर्स करने लगते हैं। फांगजी फिर उठकर सभी को बताती है कि वो चाहती थी कि एटलीस्ट घर पर सभी को सच पता चले कि होंगजुन ने फांगजी के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। उसे चैन फैमिली के बेटे से शादी नहीं करनी थी, इसीलिए उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। ये सुनकर फांगजी के मॉम डैड वहाँ से चले जाते हैं और बाकी लोग उनकी हैप्पीनेस के लिए टोस्ट करते हैं। तब गुओ को भी यहाँ पर अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो होंगजुन से सॉरी बोलता है। फिर गुओ को उसके डैड बताते हैं कि हायर ऑफिशियल्स को चैन के फादर की कंडीशन के बारे में डिसीजन लेने में और टाइम लग जाएगा, इसीलिए वो फिर से इस साल गुओ के साथ आर्मी ज्वाइन नहीं कर पाएगा। ये सुनकर गुओ सैड हो जाता है और उसके डैड बोलते हैं कि वो खुद ही इस बात को चैन को बता दे। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम गुओ को हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ पर वो टोंग से मिलने के लिए आया हुआ था। वो लोग पहले इधर उधर की बातें करते हैं, फिर उसके बाद गुओ बोलते हैं कि टोंग अपने आर्मी आर्ट ट्रूप की जगह होंगलिंग को दे दे, क्योंकि उसे तो डॉक्टर बनना है। जिस पर टोंग उसे समझाती है कि होंगलिंग उसे पसंद नहीं करती, पर गुओ उसकी बात नहीं सुनता और बोलता है कि उसे लेक्चर सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर फिर आखिर में टोंग उसे अपनी जगह देने के लिए मान जाती है, लेकिन वो बोलती है कि ये सब वो होंगलिंग और चैन के लिए कर रही है, ना कि गुओ के लिए। सीन फिर चैन पर आता है, जो कि होंगलिंग और उसकी मॉम को विजिट करने के लिए हॉस्पिटल आता है और वो होंगलिंग को बाहर आने के लिए बोलता है कुछ बात करने के लिए। बाहर वो उसे बताता है
कि टोंग उसे आर्ट ट्रूप में अपनी जगह देने के लिए तैयार है, लेकिन स्टिल एक फॉर्मल असेसमेंट तो होगा ही। होंग ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और बोलती है कि फाइनली अब चेन और वो दोनों आर्मी साथ में ज्वाइन कर पाएंगे। असेसमेंट का सोचकर होंगलिंग नर्वस हो जाती है क्योंकि उसने कभी भी किसी फॉर्मल स्टेज पर परफॉर्म नहीं किया था और प्लान करती है कि वो खूब मन से प्रैक्टिस करेगी। चेन भी होंगलिंग की प्रैक्टिस करने में खूब मदद करता है और उसी वक्त टोंग अपने डैड के साथ उन्हें होंगलिंग की परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी लेकर आती हैं। टोंग के डैड को उसको प्ले किया हुआ म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद आता है और वो फर्स्ट टेस्ट में उसकी सीट पक्की कर देते हैं। टोंग के डैड के जाने के बाद चेन उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करता है और दोनों यही सोचते रहते हैं कि दोनों साथ में आर्मी में जाने वाले हैं। बैक स्टेज में फिर जब होंगलिंग अपना वॉयलिन रख रही थी तभी गुओ आकर वहाँ पर उसकी तारीफ करता है और उसकी बात बोलता है कि उसने बोला था, इसीलिए टोंग ने अपने डैड को यहाँ पर बुलाया। ये सुनकर डायरेक्टली होंगलिंग बोल देती है कि अगर उसे ये चीज़ गलत लगी तो सॉरी, पर वो चेन के साथ है और दोनों इसीलिए ही साथ में आर्मी में एनलिस्ट होने जा रहे हैं। तभी गो बोलता है कि चेन आर्मी में एनलिस्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसका पॉलिटिकल असेसमेंट फेल हो गया है। ये सुनकर होंगलिंग वहाँ से तुरंत ही निकल जाती है। टोंग और चेन उन दोनों का वेट करते हैं और चेन टोंग को थैंक यू बोलता है। उतने में वहाँ पर होंगलिंग आती है और वो काफ़ी सैड लग रही थी, जिसे चेन को लगता है कि कुछ तो हुआ है, पर उसे उसके एनलिस्ट होने के बारे में नहीं पता चलता। वो फिर घर पर आ जाते हैं। घर में चेन की बहन बिजनेस टूर से वापस आई थी। चेन अपनी बहन को होंगलिंग से इंट्रोड्यूस करवाता है और दोनों एक दूसरे को थैंक यू बोलते हैं हेल्प आउट करने के लिए और रूम यूज़ करने देने के लिए। होंगलिंग फिर चेन की डांट की दवाई देने के लिए चली जाती हैं। तभी उसकी बहन उसे डेट करने का पूछती है तो चेन बोलता है कि हाँ वो लोग डेट कर रहे हैं और उसे उसकी फैमिली कंडीशन से भी इशू नहीं है। चेन की बहन फिर उसे बोलती है कि इतनी अच्छी लड़की को वो अच्छे से ट्रीट करे और फिर कल जाकर उसके एनलिस्टमेंट की बात का पूछ कर आने को बोलती है। इधर टोंग के घर पर उसके डैड उसकी जगह किसी और को दे देने के नाम पर उस पर चिल्ला रहे थे और बोल रहे थे कि उसे डॉक्टर नहीं बनना चाहिए और स्पेशली चेन और उसके दोस्तों के साथ तो और भी नहीं घूमना चाहिए। टोंग यहाँ पर अपनी प्रोफेशन और करियर चॉइसेस के बारे में एक भी नहीं सुनती और अपने डैड को उसकी लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करने को बोलकर ऊपर अपने कमरे में आकर बैठ जाती हैं। वो जैसे ही बुक खोलती है तो उसे चेन का वो नोट दिखता है, जिसे देखकर वो फिर से रोने लग जाती है। अगली सुबह होते ही अब चेन अपनी साइकिल लेकर निकल जाता है और एक वॉयलिन बॉक्स को ले लेता है जो कि होंगलिंग को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। हॉस्पिटल में जब फिजिकल एग्जाम की एनालिस्ट की लिस्ट निकलती है तो शॉमी उसमें चेन का नाम ढूंढती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता। उसके बाद वो गुओ को कॉल करती है पूछने के लिए, तब वो बोलता है कि उसे भी अभी ये पता चला है। टोंग ये सुनते ही होंगलिंग को बताती हैं। तब होंगलिंग बोलती है कि उसे ये पता है। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी चेन आ जाता है और होंगलिंग बात पलटकर कह देती है कि टोंग नॉर्मल रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर आई थी। अब रात हो जाती है और चेन को सुलाकर होंगलिंग उस वॉयलिन केस को देखती है जो कि चेन ने उसे उसकी डैड की इतनी हेल्प करने के लिए गिफ्ट किया था। वो सोचती है कि क्या वो गलत कर रही है अपने करियर को चूज़ करके एक लड़के के ऊपर जो कि उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है और उसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। अगले दिन आप गुओ हॉस्पिटल में होंगलिंग की मॉम को विजिट करने के लिए जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि वो इस साल एनलिस्ट होने वाला है आर्मी में। वो उसकी मॉम को होंगलिंग के बारे में बताने ही वाला था, पर वो उसे रोक देती है और गुओ बात पलटकर उनकी सर्जरी के बारे में बात करने लग जाते हैं कि कैसे वो प्रोफेसर सू से बात कर रहा है। होंगलिंग फिर गुओ को बाहर बुलाती है और उसकी की हुई सारी चीज़ों के लिए उसे थैंक यू बोलती है। वो बोलती है कि उसे लगा था कि चेन का भी सिलेक्शन हो जाएगा, पर अभी तो पूरा उल्टा ही हो गया है। तब गुओ से समझाता है कि होंगलिंग को ये अपॉर्चुनिटी नहीं छोड़नी चाहिए क्योंकि वॉयलिनिस्ट के लिए वंस इन अ वाइल ही अपॉर्चुनिटी चालू होती है और उसे उसकी मॉम और अपने बारे में सोचना चाहिए। वहीं चेन लियोनडोंग के यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और उसके बाद वो लियान को बताता है कि कैसे एक इंटरव्यू के बाद होंगलिंग का आर्मी में सिलेक्शन हो जाएगा। फिर लियान चेंग का क्या हुआ इसके बारे में पूछता है, जिस पर वो बताते हैं कि वैसे तो सारी चीज़ें पॉजिटिवली होनी चाहिए। लियान भी उसके लिए यही प्रे करता है और बोलता है कि होंगलिंग एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव लड़की है, अगर वो कुछ गलत करती है तो उसे माफ़ कर देना। चेंग को समझ नहीं आता कि वो क्या बोले जा रहा है। तब लियान बोलता है कि शायद से आर्मी की लिस्ट आ गई है। अब रात में चेन को आने में लेट हो जाता है और उसके घर के बाहर टोंग वेट कर रही थी। वो उसे बताती हैं कि सब लोग नहीं कह पा रहे थे, लेकिन चेन इस बार भी आर्मी में एनलिस्ट नहीं हो सकता। जो बताने के लिए चेन उसे थैंक यू बोलकर अंदर जाता है। जब उसकी बहन उसे खाना खाने के लिए बोलती है तो वो खाकर आया ऐसा बोलकर अंदर सोने के लिए चला जाता है। अगली सुबह फिर चेन होंगलिंग को इंटरव्यू के लिए लेकर जाता है और फाइनली होंगलिंग का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है, उसका सिलेक्शन हो जाता है।
होंगलिंग ये बात दौड़कर जाकर अपनी मॉम को बताती है और वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उनकी बेटी अपनी ड्रीम्स परस्यू कर रही थी। होंगलिंग के पास होने की खुशी में उसका पूरा फ्रेंड ग्रुप साइकिल से घूमने जाता है और काफ़ी इंजॉय करते हैं। वो लोग फ़ोटोज़ भी क्लिक करते हैं। होंगलिंग फिर गुओ को वहाँ पर रहकर बताती है कि चेन को आर्मी एनलिस्टमेंट का रिजल्ट पता है और उसे ये भी पता है कि हमने उसे जानबूझकर नहीं बताया। वो लोग जब उसके बाद एक रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए तो वहाँ पर बातों बातों में गो चेन को नीचा दिखाने के लिए वो कौन सा रेजिमेंट चूज़ कर रहा है पूछ लेता है। चेन फिर सभी को बताता है कि वो इस बार भी नहीं जा पाएगा आर्मी में अपने डैड के इश्यू के कारण। इतने में ही गो होंगलिंग के बारे में पूछ लेता है तो चेन बोलता है कि वो होंगलिंग की आर्मी में जाने को लेकर पूरा सपोर्ट करता है। टोंग को यहाँ पर लगता है कि ये सब चीज़ें चेन के लिए कुछ ज़्यादा ही एम्बैरेसिंग हो गई है, इसीलिए वो सभी लोगों को शॉप पर लेकर चली जाती है अपनी ट्रीट है ये बोलकर। और इसी बहाने वो होंगलिंग और चेन को बात करने का टाइम दे देती है। वो होंगलिंग को बोलती है कि ये पोजीशन होंगलिंग को फेयर और स्क्वायर मिली है, ये सब गो के कारण नहीं हुआ है। चेन और होंगलिंग अब बात करते हैं जहाँ पर होंगलिंग उससे माफ़ी मांगती है। इस पर चेन बोलता है कि ये उसकी लाइफ है, वो डिसाइड कर सकती है। होंगलिंग बोलती है कि वो चेन को चूज़ करती है। उसके बाद चेन भी अपनी फीलिंग कन्फेस कर देता है और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं वो लोग सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोचेंगे चाहे वो कहीं पर भी हो। और चेन होंगलिंग को ये भी प्रॉमिस करता है कि वो उसे आर्मी में बाद में आकर ज़रूर ज्वाइन करेगा। अगले दिन हम देखते हैं कि होंगलिंग के घर पर फिर से काम हो रहा था तो चेन वहाँ पर आकर काम करता है। उसे वहाँ पर गुओ भी ज्वाइन करता है। पहले तो यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड साइलेंस हो जाता है जिसके बाद चेन बोलता है कि अगर उसे सॉरी बोलना है तो जल्दी बोले। इस पर गुओ कहता है कि जो लड़की उसे पहले पसंद आई थी वो उसे डेट करने लगा है, ये तो गलत है ना। इस पर चेन याद दिलाता है कि उसने ही कहा था कंपटीशन के लिए। फिर गो फाइनली मान जाता है कि वो कंपटीशन में हार गया था और उन दोनों के बीच अब कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होती और वो लोग फिर से बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। वो लोग अब काम करने लगते हैं कि तभी वहाँ पर होंगलिंग पियर सूप लेकर आती है। वो लोग उसे एंजॉय करते हैं। अगले दिन फिर होंगलिंग अपनी मॉम को डिस्चार्ज कर घर पर लेकर जा रही थी तो बार बार उसकी मॉम उसे गो को कॉल करने को बोलती है जिस पर वो मना कर देती है। पर फिर उसकी मॉम उसे चेन के साथ रहने से मना करती है और कहती है कि वो चेन को चूज़ करके गलती कर रही है। ये सब सुनकर होंगलिंग गुस्सा हो जाती है। उसके बाद उसकी मॉम उसे समझाती है कि वो उसके अच्छे के लिए ही बोल रही हैं ताकि वो आगे मैरिड लाइफ में सफ़र ना करे क्योंकि उसे उसकी मॉम को भी संभालना है। होंगलिंग यहाँ पर अपनी मॉम का कंसर्न समझती है और सॉरी कहती है। उतने में ही होंगलिंग के लिए कॉल आ जाता है। वो कॉल रिसीव करने जाती है तो उसे पता चलता है कि कॉल गुओ का था। वो बोल रहा था कि वो उसकी मॉम की सर्जरी करवाने में हेल्प करेगा, वो भी सिर्फ एक फ्रेंड बनकर, और उसने चेन से भी सब कुछ सॉर्ट आउट कर लिया है। पर फिर भी होंगलिंग उसकी हेल्प फ्री में लेने से मना कर देती है और फ़ोन रख देती है। चेन अब कुछ दिनों बाद अपने घर पर गो और होंगलिंग का एनलिस्टमेंट के होने की खुशी में पार्टी रखता है। वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ काफ़ी इंजॉय करते हैं पहले की तरह। अब जाने से पहले होंगलिंग को चेन के डैड भी गिफ्ट के तौर पर चेन की मॉम का पेन देते हैं। पहले तो होंगलिंग उसे एक्सेप्ट नहीं करती पर जब उसके डैड उन्हें संभालने के लिए ग्रैटिट्यूड में उसे देते हैं तो उसे लेना पड़ जाता है। होंगलिंग फिर उन्हें सैल्यूट करके निकल जाती है। रेलवे स्टेशन पर सभी लोग गो और होंगलिंग को छोड़ने के लिए जाते हैं और अपने अपने गुड बाय बोल देते हैं और एक दूसरे को लेटर लिखते रहने का प्रॉमिस भी देकर चले जाते हैं। चेन फिर जब अपने रूम में आता है तो वो होंगलिंग के जाने पर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और होंगलिंग और उसके बारे में ही सोचता रहता है। वहीं टोंग के घर पर फांगजी उसे बोलती है कि उसने क्यों भला आर्ट ट्रूप ज्वाइन करने का चांस होंगलिंग को दे दिया और उसे समझाती है कि जो कुछ भी टोंग ने चेन और होंगलिंग को करीब लाने के लिए किया था वो इवेंचुअली उन्हें दूर कर देगा क्योंकि होंगलिंग बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड लड़की है और धीरे धीरे चेन को ये समझ में आ जाएगा कि वो होंगलिंग को उसके हिसाब की लाइफ नहीं दे पाएगा। टोंग ये सब कुछ चेन के बारे में नहीं सुन पाती और फ्रूट्स लेने के नाम पर वहाँ से उठकर चली जाती है। कुछ टाइम बाद अब चेन को होंगलिंग का पहला लेटर मिलता है जहाँ वो यूनान नाम की जगह कैसे बीजिंग से डिफरेंट है बताती है और बोलती है कि वो चेन को कितना मिस कर रही है। चेन वो पढ़कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो घर आता है जहाँ पर वो देखता है कि टोंग घर पर उसके डैड की तबीयत चेक करने के लिए आई हुई थी। चेन उसे पानी ऑफर करता है और पानी पीने के बाद वो उसे मोटिवेट करती है कि जब तक उसका मिलिट्री में सिलेक्शन नहीं होता तब तक उसे घर पर नहीं बैठना चाहिए और बदलती दुनिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। चेन होंगलिंग को भी यही बताते हैं कि कैसे वो आर्मी में एनलिस्ट होने तक कुछ जॉब्स वगैरह करने का सोच रहा है और दुनिया के साथ आगे बढ़ने की भी सोच रहा है। चेन का लेटर पढ़कर होंगलिंग उसे मोटिवेट करती है कि अच्छा है अगर वो लाइफ में और ज़्यादा चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा है तो, और वो उसके आर्मी में आने का वेट करती रहेगी। तब तक वो बोलती है कि वो भी एक फुलफिलिंग लाइफ जिए।
फिर चैन भी एक सुपरमार्केट में काम करने लग जाता है, जहाँ पर उसे उसकी एम्प्लॉयर सब कुछ बताती है। तभी एक आदमी से उसका सामान गिर जाता है, तो चैन उसको उठाने में हेल्प करने लगता है, जो देखकर वो अंकल उस एम्प्लॉयर को चैन के साथ सेट होने के लिए बोलते हैं। वहीं यूनान में होंगलिंग अपने बाकी क्लासमेट्स के साथ अपने कपड़े धो रही थी। तभी वहाँ पर गो आता है, उसकी हेल्प करने लगता है। गो को वहाँ पर हेल्प करता हुआ देखकर सभी लोग गॉसिप करते हैं, और एक लड़की तो होंगलिंग से पूछ लेती है कि क्या वो गुओ को पहले से जानती थी और क्या वो लोग दोस्त हैं। सीन अब शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि बीजिंग में चेन सुपरमार्केट के अंदर काम सीख रहा था और उसे उसकी एम्प्लॉयर बहुत ही अच्छे से सिखा रही थी। रात में जब वो शॉप क्लीन कर रहा होता है, तब उसकी मास्टर उसे मूवी देखने चलने को बोलती है, लेकिन वो ये कह देता है कि उसकी ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, तो वो अकेले ही चले जाए। अगले दिन अब जब चेन काम पर आता है, तो उसके मास्टर का बिहेवियर काफ़ी चेंज और डिस्टेंस हो गया था, जो देखकर चेन हंसने लग जाता है। वो जब काम कर रहा था तभी एक लड़का आकर उसे बताता है कि उसे हेजी ने बुलाया है, तो चेन उसे बाद में आने के लिए बोल देता है, जहाँ उसकी बॉस ये सब देख लेती है और चेन को बोलती है कि वो मवाली लोगों से दूर रहे ताकि उसके बिजनेस पर इस चीज़ का इफेक्ट ना पड़े। चेन बोलता है कि वो उसका बिल्कुल भी टेंशन ना ले। रात में फिर हेजी के घर पर जब चेन जाता है, तो वहाँ पर लीशन को देखता है और पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। इस पर वो कुछ भी जवाब नहीं देता। चेन फिर हेजी की वाइफ के फेस पर लगा हुआ मार्क देखता है और पूछता है कि क्या हुआ है, पर उसकी जगह हेजी बोलता है कि वो गिर गई थी, और उसके बाद उसकी वाइफ को जाकर काम करने को बोलता है। चेन के बैठने के बाद हेजी चेन को एक बिजनेस प्रपोजल देता है और बताता है कि वो पहले टियान के साथ स्मगलिंग करता था, पर टियान के जाने के बाद उसके पास ऑप्शन नहीं है, तो लीशन ने उसे आइडिया दिया है कमोडिटी सुपरमार्केट से सामान स्मगल करने का। ये सुनकर चेन तो उन्हें फौरन ही मना करके वहाँ से निकल जाता है। चेन के निकलते निकलते उसे हेजी की वाइफ मिलती है, पर वो रुके बगैर ही वहाँ से चला जाता है, और रास्ते में हेजी की वाइफ को ली शेंग भी मिलता है। वो उसे ज़बरदस्ती करने लग जाता है। जब हेजी की वाइफ उसे ऐसा करने के लिए अलाउ नहीं करती, तो वो उसे ब्लैकमेल करता है कि वो हेजी को बोल देगा कि उसकी वाइफ पहले उसे सेड्यूस करने के लिए आई थी, और हेजी मान भी जाएगा क्योंकि उसे उसकी वाइफ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जो बोलकर लीशन वहाँ से चला जाता है और हेजी की वाइफ वहीं पर रोती रहती है। अगले दिन अब चेन और होंगजुन बैठकर बात कर रहे थे, और चेन होंगजुन को बताता है कि कैसे उसे लग रहा है कि वो यीफांग के ऊपर डिपेंडेंट है और उसके सारे खर्चे भी यीफांग और उसकी फैमिली उठा रही है। तब चेन समझाता है कि रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। होंगजुन भी एक बार कॉलेज कंप्लीट करने के बाद यीफांग की ऐसे ही हेल्प कर पाएगा। फिर वो बताता है कि यीफांग उसे पढ़ने के लिए इतना फोर्स करती है, जब देखो तब उसे लाइब्रेरी लेकर जाती है। उसे चैन से मिलना था इसीलिए वो यहाँ पर आ गया, लेकिन जैसे वो टाइम देखता है कि 3 बज गया है, तो उसे जाना होता है, तो वो पढ़ाई का बोलकर वहाँ से चला जाता है। वहीं होंगलिंग जब यूनान में अपनी क्लासेस के लिए जाती है, तब सभी लोग उसे यही पूछते हैं कि क्या उसको और गुओ का कुछ चल रहा है, और उसे बोलते हैं कि उसका एनलिस्टमेंट भी गुओ के कारण ही हुआ है। सभी लोग इस सब के बारे में बात कर रहे थे, तो होंगलिंग बोल देती है कि ये सब झूठ है। वहाँ पर एक और लड़की होती है जो कि ये सब सुनती है पर कुछ रिएक्ट नहीं करती। तो अब होंगलिंग और उसकी थोड़ी सी फ्रेंडशिप होने लग जाती है। इधर लाइब्रेरी में होंगजुन और फांगजी नोटबुक पर लिख लिख कर बात करते हैं, जहाँ फांगजी बताती है कि उसने होंगजुन की मॉम का अपॉइंटमेंट हॉस्पिटल में फिक्स कर दिया है, और बोलती है कि होंगजुन बिलीव करे कि कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम फिर से चालू होने लगेंगे। जिसके कुछ ही दिन बाद न्यूज़पेपर और रेडियो में अनाउंस होता है कि एजुकेशन पॉलिसी रिफॉर्म हो गई है और कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम वापस से चालू हो गए हैं। होंगजुन यीफांग के पेरेंट्स और चेन ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि वो इस चीज़ का बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। वहीं यूनान में होंगलिंग की मैम उन सभी को आकर बताती है कुछ एनुअल परफॉर्मेंस का, जो कि बहुत ही बड़े स्केल पर होगा, और उस परफॉर्मेंस के लिए सिलेक्शन आज से ही एक टेस्ट से चालू होंगे। उसके बाद होंगलिंग की मैम उसे अपने साथ रूम में लेकर जाती हैं और उसकी स्किल को प्रेस करके उसे टेस्ट में अच्छे से परफॉर्म करने को बोलती है, ताकि उसको सिलेक्शन हो जाए। उसके आगे के फ्यूचर के लिए भी वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। होंगलिंग भी यहाँ पर अपनी मैम को प्रॉमिस करती है कि वो उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करेगी। वहीं चैन की नॉर्मल लाइफ उसकी बहन के ट्रिप के जाने के बाद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि सुबह सुबह उठकर अब उसे उसके डैड के लिए सारा काम करना था। उसके बाद कोऑपरेटिव सुपरमार्केट जाकर काम करना था। वो एक बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी रहा था। तभी जब वो काम कर रहा था, तो हेजी की वाइफ उससे मिलने के लिए आती है। उसे बाहर वेट करने के लिए बोलकर वो अपनी बॉस से परमिशन लेकर उसे बात करने के लिए जाता है। सबसे पहले तो चैन यहाँ पर उसे चोट के बारे में पूछता है, तो वो बताती है कि ट्रेनिंग के टाइम पर कोच ने थोड़ा सा उसे फिजिकली टच कर दिया था, और उसी सब में उसे हेजी के हाथ से चोट लग गई। पर हेजी उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वो फिर बोलती है कि ली शेंग हेजी के कान भर रहे हैं।
इसीलिए होंगजुन और चेन को थोड़ा सा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उन दोनों और हेजी को कोई मुसीबत हो। ये बोलकर वो निकल जाती है। उसके जाते हुए चेंग उसे ये भी पूछता है कि अगर उसे कभी भी हेजी को छोड़ना हो तो वो उसे बेझिझक बता सकती है, पर वो यहाँ पर चेन को मना करके चली जाती है। वहीं यूनान में होंगलिंग की टीचर उसे बुलाती है कि कैसे उसके बारे में अलग अलग गॉसिप्स हो रहे हैं, जैसे कि उसका सिलेक्शन इरेशनली हुआ है। तब होंगलिंग उन सभी को चुप कराकर बोल देती है कि इतना टाइम गॉसिप करने की जगह वो लोग प्रैक्टिस करने में लगाए। यही सारी चीज़ें वो चेन को भेजे हुए लेटर में लिखती हैं। वो उस कंपटीशन की बहुत ही प्रैक्टिस कर रही है और साथ ही उसे काफ़ी मिस भी कर रही है। चेन भी अपने लेटर में बताता है कि कैसे फांगजी और होंगजुन खुश हैं क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम वापस से चालू हो गए हैं, और ये भी बताता है कि कैसे हेजी और लीशन होंगजुन को नुकसान पहुंचाने का ट्राई कर रहे हैं, पर चेन बोलता है कि वो उसे बचा लेगा। अब जब हर दिन तीनों फांगजी, चेन और होंगजुन साथ में जाते हैं तो फांगजी को बोल देता है कि होंगजुन का ध्यान रखना और उसे संभल कर रहने के लिए बोलना। वहीं होंगलिंग का ट्रूप में सिलेक्शन हो जाता है और सभी का उसका ये सिलेक्शन बहुत ज़्यादा इरेशनल लगने लग जाता है, पर उसे अपनी एबिलिटीज़ पर पूरा विश्वास था। वहीं बीजिंग में सुपरमार्केट में लीशन और हेजी आए हुए थे। वहाँ के वर्कर्स तो उन्हें देखकर डरे होते हैं। तब हेजी यहाँ पर चेन पर झूठा आरोप लगाता है कि उसने उसकी वाइफ के साथ अफेयर किया है, जिस पर चेन साफ साफ मना कर देता है और हेजी को समझाता है कि कैसे लीशन सिर्फ उसका यूज़ कर रहे हैं। वो हेजी को समझाता है, पर लीशन यहाँ पर होंगलिंग को बीच में लाकर और भी ज़्यादा आग लगा देता है। वो कहने लग जाता है कि अपने भाई की गर्लफ्रेंड पर तो चेन की पहले से ही नज़र थी, चाहे जब होंगलिंग टियान की गर्लफ्रेंड थी या फिर चाहे गुओ के साथ उसका कुछ था। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।